पीडीटी संपादित करें। मिस सू, आप कहाँ थीं? झाओ यी ने पूछा। लेकिन अफसोस की बात है कि जब से सू यून ने सू रुइन की शक्ति हासिल की है, उसका चरित्र और अधिक दृढ़ इच्छाशक्ति वाला हो गया है। ये ताकत से आया आत्मविश्वास है। लगभग ईश्वर जैसी शक्ति के साथ किसी ऐसे व्यक्ति को चेहरा क्यों दें जिसे आप अच्छी तरह से नहीं जानते हैं? उसे झाओ यी का लहजा पसंद नहीं आया, जो उससे सवाल कर रहा था। मैं कहाँ था और मुझे आपको क्यों बताना चाहिए? सू यून ने लापरवाही से पूछा। झाओ यी फटकार के कारण फिर से अवाक रह गए। सच कहूं तो जियांगजू सिटी गिरेन के निदेशक बनने के बाद से यह उनके सामने आई सबसे कठिन कील थी और इसके बारे में वह कुछ नहीं कर सकते थे। अरे मिस सू, मुझे पता है कि आप बहुत शक्तिशाली हैं, आप बहुत शक्तिशाली हैं। आपकी तुलना आज विदेशी दुनिया के सबसे शक्तिशाली अस्तित्व से की जा सकती है, लेकिन पूरे सम्मान के साथ, शक्तिशाली शक्ति का उपयोग सही तरीके से किया जाना चाहिए और इसे अनियंत्रित रूप से उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। क्षमताओं का लापरवाही से उपयोग करना दुरुपयोग है। झाओ ये अनुमान लगा सकते थे कि सू यून कहाँ गई थी, शायद विदेशी दुनिया में एक निश्चित संप्रदाय के किसी व्यक्ति से मिलने के लिए या तियानमेन संगठन से, जिसके बीच तियानमेन संगठन के जाने की सबसे अधिक संभावना थी। क्योंकि अभी सू यून पर हमला करने आए लोगों का समूह तियानमेन संगठन से था, लेकिन तियानमेन संगठन के बारे में झाओ यी की समझ के आधार पर दूसरी तरफ से लोगों का पहला समूह उनका ध्यान भटकाने के लिए आया होगा। जैसे ही सू यून ने ये शब्द सुने, उसके शरीर के बारे में भयानक आभा अनियंत्रित रूप से फैल गई। झाओ यी ने देखा कि सू यू गुस्से में लग रही थी। उसने सहजता से निगल लिया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक दृढ़ दृष्टि थी। सू यून को देख रहे हैं। सू यून बस झाओ यी को देखती रही। उसके सामने वाला व्यक्ति स्पष्ट रूप से डरा हुआ था, लेकिन उसने सीधे उसकी ओर देखने की हिम्मत क्यों की? क्या यह आदमी मौत से नहीं डरता? सू यून इस समय यही सोच रही थी। झाओ यी ने उसे बार बार धमकी दी। सच कहूं तो वह उसे एक गहरा सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन इस समय वांग लिंग की याद अचानक उसके दिमाग में आई। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और फिर धीरे धीरे अपनी ताकत वापस पा ली। मैं तियानमेन संगठन को देखने गया और उन लोगों की देखभाल की। सू यून ने एक गहरी सांस ली, फिर सोफे पर चली गई और बैठ गई। झाओ यी ने देखा कि सू यून ने अपनी ताकत वापस ले ली है और उसके दिल पर जो डर था वह धीरे धीरे कम हो गया और फिर वह बैठ गया। मुझे ये पता था, मिस सू, क्या उन्होंने आपको तियानमेन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था? झाओ यी ने पूछा। सू यून ने थोड़ा सिर हिलाया। फिर आपका विचार क्या है? सैद्धांतिक रूप से हमारा विदेशी ब्यूरो विदेशी दुनिया के व्यवहार में हस्तक्षेप नहीं कर सकता जब तक कि वे आम लोगों को धमकी न दें। इसलिए यदि आप तियानमेन में शामिल होने पर जोर देते हैं तो हमें कुछ नहीं करना है। हालांकि मुझे अब भी उम्मीद है कि आप जिया के लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रख सकते हैं। झाओ यी ने फिर से विनती की। सू यून ने इसके बारे में बार बार सोचने के बाद कुछ कहा। मैं तियानमेन में शामिल होने के लिए सहमत नहीं था। मैं देख सकता हूं कि वे बहुत महत्वाकांक्षी हैं। इसके अलावा मैंने कभी नहीं कहा कि मैं क्या करना चाहता हूं, इसलिए आपको इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। बेशक आप निश्चिंत हो सकते हैं कि मैं वह व्यक्ति नहीं हूं जो विनाश का कारण बनना पसंद करता है। सू यून ने पहली बार अपनी स्थिति बताई। दरअसल उसे झाओ यी के सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं थी। जब झाओ यी ने यह सुना तो उसने अंततः अपने दिल पर से पत्थर हटा दिया, क्योंकि वह जानता था कि सू यू को उसे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। चूंकि उन्होंने इसे समझाया था, यह सच होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिस सू समझ सकती हैं। हमारे विदेशी ब्यूरो को उम्मीद है कि आप विदेशी ब्यूरो में शामिल हो सकते हैं और जिया साम्राज्य की स्थिरता बनाए रखने के लिए हमारे साथ काम कर सकते हैं, क्योंकि अगले कुछ वर्षों में विभिन्न देशों में कुछ बेकाबू चीजें होंगी। झाओ यी ने गंभीरता से कहा। सू यून इसे महसूस कर सकती है। शांति बहुत लंबे समय तक बनी रही, जो सामान्य नहीं है। हालांकि दुनिया में देशों के बीच लगातार झगड़े होते रहते हैं, सैकड़ों वर्षों से कोई वैश्विक युद्ध नहीं हुआ है। इस तरह की बात अच्छी लगती है, लेकिन वास्तव में यह मानव सभ्यता की प्रगति को सीमित करती है। सू रुइन के समय में भी, चाहे वह खेती की दुनिया हो या धर्मनिरपेक्ष दुनिया, कभी भी 100 साल की शांति नहीं थी। आपको इस बारे में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। अगर भविष्य में कोई वैश्विक संकट आता है तो मैं जिया साम्राज्य के सदस्य के रूप में जिम्मेदारी उठाऊंगा। सू यून ने झाओ यी को आश्वासन दिया। सू यून के शब्द सिर्फ झाओ यी से निपटने के लिए नहीं हैं। अब उसके पास शक्तिशाली शक्ति है और वास्तव में दृढ़ इच्छा शक्ति वाली है, लेकिन वह सही और गलत के बीच स्पष्ट रूप से अंतर कर सकती है। हा, मैं समझता हूँ। वह मैं ही था जिसने एक खलनायक के दिल वाले सज्जन व्यक्ति का दिल चुराया था। वैसे मिस सू, आप ऐसी हो गई हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इसे अपने परिवार को कैसे समझाया जाए? झाओ यी ने अब सू को परेशान नहीं किया। क्या यून जिया साम्राज्य या तियानमेन में शामिल होगा? जब पारिवारिक मुद्दों की बात आती है तो यह मुद्दा सू यू को सिरदर्द देता है। इसे समझाना बहुत परेशानी वाली बात है।
सबसे पहले, वह अपने महिला बनने की व्याख्या करने के लिए अमर कृषक के स्पष्टीकरण का उपयोग नहीं कर सकती। वह वांग लिंग को ये बता सकता था क्योंकि वांग लिंग समझ सकता था, लेकिन सू यून के पास परिवार के सदस्यों के साथ संचार की कमी थी और मूल रूप से उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। मुझे कुछ नहीं करना है क्या? मिस्टर झाओ, क्या इस समस्या को हल करने में मेरी मदद करने का कोई तरीका है? सू यून ने पूछा। झाओ यी तुरंत मुस्कुराए और सिर हिलाया। एलियन ब्यूरो के मुख्यालय ने कहा कि अगर सू यून को कोई परेशानी है तो झाओ यी को मदद करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई रास्ता नहीं है, लेकिन इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता हो सकती है, झाओ यी ने कहा। सू यून ने सिर हिलाया। मजबूत शक्ति कई चीज़ों से निपटने में सक्षम हो सकती है, लेकिन मजबूरियां भी होती हैं। यदि उसकी ताकत स्वर्ण अमृत के दायरे तक पहुंच जाती है तो सू यून अपने माता पिता और रिश्तेदारों की स्मृति को संशोधित करने के लिए जादू का उपयोग कर सकती है। ये एक तरीका है, लेकिन समस्या यह है कि उसकी वर्तमान स्थिति और इस दुनिया में आध्यात्मिक ऊर्जा की तीव्रता के साथ उसके लिए स्वर्ण अमृत प्राप्त करना असंभव है। वर्तमान में ये तरीका दिखाई नहीं देता है और उसके लिए लंबे समय तक घर के लोगों से छिपना असंभव है। झाओ यी ने सू यून को अपनी विधि बताई। कोई समाधान। अस्पताल और पुलिस स्टेशन के नाम पर वे सूयू के परिवार को सूयू की स्थिति के बारे में समझाने गए और कहा कि सूयू के जीन उलट गए हैं और वह अचानक एक महिला बन गई है। इस कथन को आम लोगों के लिए समझना मुश्किल है, लेकिन अगर अस्पताल और पुलिस स्टेशन आगे आएं तो आम लोग इस अपमानजनक बात पर विश्वास कर सकते हैं। आखिर आम लोग पुलिस और डॉक्टरों पर भरोसा नहीं करेंगे तो किस पर भरोसा करेंगे? ये व्याख्या निश्चित रूप से सू यून की अपनी व्याख्या से कहीं अधिक आसान और सरल है। लेकिन साथ ही एक और सवाल है जो यह है कि क्या सू यून का परिवार इस परिणाम को स्वीकार कर सकता है और अपने बेटे को बेटी बनने के लिए स्वीकार कर सकता है? सू यून को इसकी परवाह नहीं है कि वे क्या सोचते हैं, नहीं उसके रिश्तेदार क्या सोचते हैं, क्योंकि यह अर्थहीन है। अंततः जीवन एक अकेली यात्रा है और कोई भी जीवन भर आपका साथ नहीं दे सकता। मुझे पता है, फिर मैं आपको परेशान करूंगा, मिस्टर झाओ। सू यून झाओ यी के प्रस्ताव पर सहमत हो गई। इस तरह झाओ यी खुशी से चले गए। उनके जाने के बाद सू यून ने भी अपनी गंभीर अभिव्यक्ति वापस पा ली और थोड़ा सिर दर्द हो गया। ये वास्तव में परेशानी भरा है। ऐसा लगता है कि इस शक्तिशाली शक्ति का मिलान मन की एक अविनाशी स्थिति से होना चाहिए। मैं अभी भी बहुत छोटा हूँ, सू यून ने सू रुइन से कहा। बकवास, तुम्हें अभी भी बड़ा होना है, इसलिए अपना समय ले लो। लेकिन मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि जब तुम्हारे माता पिता अपने बेटे को बेटी बनते देखते हैं तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है। ये बहुत रोमांचक होगा। मुझे बताओ, उनके साथ तुम्हारे रिश्ते कैसे होंगे? क्या इस वजह से कोई उलटफेर होगा? सू रुइन ने मजाक किया, लेकिन सू यून ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर हिला दिया। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा बदलाव होगा, है ना? हमारे झगड़े तब से हैं जब हम छोटे थे और पिछले कुछ वर्षों में वे और भी गंभीर हो गए हैं। सिर्फ मेरे लिंग बदलने से उनका रवैया कैसे बदल गया होगा? आप इस पर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, सू यून ने उत्तर दिया। लेकिन सू रुइन ऐसा नहीं सोचती। सचमुच? आइए इंतजार करें और देखें, सू रुइन ने अजीब सी मुस्कान के साथ कहा। इस समय ये नौरियान संप्रदाय के बाहर के 3 लोग आज रात सूयू आने की योजना बना रहे थे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से किसी ने उनसे पहले कार्रवाई की। धिक्कार है, वास्तव में हमसे पहले कोई अंदर आ गया था। ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें दंडित किया गया है। ऐसा लगता है कि यह आज संभव नहीं है। वैसे क्या हमें खुले तौर पर दरवाजे पर आना चाहिए? लियू मेई ने सुझाव दिया। उन तीनों ने एक पल सोचा और खुलकर दरवाजे पर आ गए। जब तक वे कुछ नहीं करते या परेशानी पैदा नहीं करते, एलियन ब्यूरो उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाएगा। कुछ देर सोचने के बाद उन तीनों ने फैसला किया कि वे इसे आजमा सकते हैं। ऐसे ही एक और रात बीत गई। झाओ यी ने सू यून को जो बताया, जैसे ही झाओ यी वापस लौटा, वह जियांगजू शहर के पुलिस प्रमुख के पास गया इस पर चर्चा करें। ये सामाजिक स्थिरता के लिए भी था, इसलिए पुलिस प्रमुख के पास इनकार करने का कोई कारण नहीं था। आखिरकार वह सिर्फ सू यून की पहचान साबित कर रहा था। निस्संदेह अब ये निश्चित रूप से नहीं है। सू यून बस उन्हें बता सकती है कि वह कब उनसे मदद मांगना चाहती है। हक्सिया नव वर्ष से पहले अभी भी समय है। अगले दिन सू यून जल्दी उठ गई। उठने के बाद उसने जो पहला काम किया वह अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करके आत्मा संचय करने वाली घास को पोषण देना था। वर्तमान प्रगति के अनुसार आत्मा संचय करने वाली घास अधिकतम 1 महीने में पूरी तरह से परिपक्व हो जाएगी। सू रुइन, हम ये देखने के लिए विभिन्न पहाड़ों और नदियों पर क्यों नहीं जाते कि आज की पृथ्वी आपके समय से कैसे भिन्न है? सू यून ने सुझाव दिया। सू रुइन के मन में यह विचार काफी समय से था। जियांगजू शहर में रहना वास्तव में काफी उबाऊ है। बहुत अधिक प्रतिबंध हैं। ये देखने के लिए विभिन्न स्थानों के प्रसिद्ध ताओवादी मंदिरों में जाना बेहतर है कि क्या हजारों साल पहले का कुछ बचा हुआ है। कोई बात नहीं, चलो बाहर घूमने चलते हैं। सू रुइन सू यून की राय से सहमत थीं। सू यून अभी चला गया।
बेशक, जाने से पहले उन्होंने वांग लिंग और झाओ यी को एक विशेष कॉल किया। बात करने के बाद वह सामान पैक करके चला गया। जहां तक सामान की बात है, सुयून ने इसे तियानी पल में पैक किया। इस तियानी पल में भंडारण की जगह है, इसलिए अगर पूरा घर खाली भी हो जाए तो भी कोई समस्या नहीं होगी। जैसे ही सुयून चला गया, यिन और यांग संप्रदाय के 3 लोग दरवाजे पर आए। दुर्भाग्य से वे एक कदम बहुत देर से पहुंचे। सुयून पहले ही आकाश में उड़ चुकी थी। हाँ, आकाश में उड़ने और पृथ्वी से भागने का यह एहसास बहुत ताज़ा है, और यह जो आपको याद है उससे अलग है। क्या आपने नहीं कहा कि नींव बनाने वाले साधु के रूप में उड़ान भरने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है? मुझे बिल्कुल भी ऊर्जा की खपत महसूस क्यों नहीं होती? सुयून ने साधारण कपड़े पहने हुए थे। कपड़े आसमान छूने लगे। जियांगजू शहर तेजी से सिकुड़ गया और जल्द ही पूरा शहर सुयून की नज़रों में आ गया। ऐसा होना चाहिए कि तियांडू के कानूनों की बाधाएं ढीली हो गई हैं। क्या मैंने आपको नहीं बताया था कि इस युग के कानून और व्यवस्था अराजक हैं, और हम इस युग को देखने के लिए अपने युग के ज्ञान का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर सकते हैं? सु रुइन ने उत्तर दिया। सुयू वर्तमान में जमीन से 30,000 मीटर से अधिक ऊपर है और मूल रूप से पूरा जियांगजू शहर दिखाई देता है। आपका जियांगजू शहर मुझे परिचित लगता है। ये जगह हमारे समय के युनमेंगजे की तरह कैसी दिखती है? सु रुइन ने नीचे जियांगजू शहर की स्थलाकृतिक रूपरेखा को देखते हुए कहा। जब उसने ये कहा तो सु यून फिर रुक गई। वह मूल रूप से ये देखने की कोशिश करने वाली थी कि क्या वह पृथ्वी से बाहर उड़ सकती है। युनमेंगजे, ये स्थान ऐतिहासिक रूप से जियांगजू शहर में स्थित था। यह मूल रूप से एक बड़ा झील क्षेत्र था। ये धीरे धीरे सूखकर आर्द्रभूमि का एक बड़ा क्षेत्र बन गया और अंततः एक मैदान में बदल गया। सु यून ने समझाया। सु रुइन ने देखा और तब उसे मूल रूप से यकीन हो गया कि यह वह जगह है जिससे वह परिचित था। ये सही है, ये युनमेंगजे है। यह अकल्पनीय है कि इतनी बड़ी झील इसमें बदल गई है। हमारे समय में युनमेंगजे आध्यात्मिक ऊर्जा और बड़े पैमाने पर राक्षसों से भरा क्षेत्र था। सु रुइन ने आह भरी। क्या कोई रास्ता है? 10,000 वर्षों में डेक्सिया की मुख्य भूमि नष्ट हो गई है, झीलें तो दूर की बात है। वैसे मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे सिर के ऊपर दबाव है। मैं जितनी ऊंची उड़ान भरता हूं, दबाव उतना ही अधिक होता है। सु यून ने ऊपर देखा। आकाश ने कहा, वह अब जमीन से 40,000 मीटर से अधिक ऊपर है और पहले से ही दबाव महसूस कर रही है। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? नींव बनाने वाले भिक्षु के लिए ग्रह से बाहर उड़ना असंभव है। बेशक, आप इसे आजमा सकते हैं और देख सकते हैं कि यह कितनी ऊंची उड़ान भर सकता है। सु रुइन ने कहा। सु यून ने यह सुनने के बाद फिर से उड़ान भरी, लेकिन जब वह लगभग 50,000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंची तो वह और नहीं उड़ सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सिर के ऊपर एक पहाड़ था, जिससे सु यून की सांसें थम गई थीं। नहीं, मैं अब और नहीं उड़ सकता। सु यून को लगा कि उसकी ताकत बहुत खत्म हो गई है और वह अपनी सीमा तक पहुंच गया होगा। वह धीरे धीरे ही रुक सका। इस स्थिति से पृथ्वी को देखने पर पृथ्वी मूल रूप से बादलों और कोहरे से पूरी तरह से ढकी हुई है, जिससे नीचे की स्थिति को देखना मुश्किल हो जाता है। ऊपर का आकाश अब नीला नहीं बल्कि अंधेरी रात का आकाश है। यह अभी तक पूरी पृथ्वी को स्पष्ट रूप से देखने के लिए पर्याप्त ऊंचा नहीं है और संभवतः इसे 50,000 मीटर की और आवश्यकता है। नहीं, मैं इसे अब और नहीं रोक सकता, मुझे नीचे जाना होगा। इस स्थिति ने सु यून को असहज महसूस कराया, इसलिए वह जल्दी से फिर से नीचे उड़ गई। आप जितना नीचे जाएंगे यह उतना ही आसान होगा बन जाता है, और गिरने की गति चढ़ने की गति से तेज होती है। TSK, हमारे युग में नींव निर्माण भिक्षु केवल बादलों में उड़ सकते थे। आप लगभग दायरे से बाहर हैं। मुझे लगता है कि यदि आप स्वर्ण अमृत क्षेत्र को तोड़ते हैं तो आप आकाश में उड़ने में सक्षम हो सकते हैं। सु रुइन ने आह भरी। क्या नवजात आत्मा क्षेत्र ग्रह से बाहर उड़ सकता है? सु यून ने फिर पूछा। मुझे कैसे पता चलेगा? वैसे भी जब मैं युवानिंग भिक्षु था तो मैं बाहर नहीं उड़ सकता था। जब मैं ऐसी स्थिति में उड़ गया जहां से मैं पूरे ग्रह को देख सकता था तो एक अप्रतिरोध्य शक्ति ने मुझे रोक दिया था। इसके बारे में बोलते हुए मुझे इस युग में नश्वर प्राणियों की क्षमताओं की प्रशंसा करनी होगी। वे वास्तव में आकाश में उड़ने में कामयाब रहे, जो हमारे भिक्षु नहीं कर सकते। आपके युग में नश्वर निश्चित रूप से इतिहास में सबसे मजबूत हैं। सु रुइन ने प्रशंसा की। सु यून ने सिर हिलाया। उसे यह स्वीकार नहीं करना चाहिए। आखिरकार उसे भी सु रुइन की याददाश्त थी और उसे सु रुइन के युग की एक निश्चित समझ थी। उस युग के मनुष्य अत्यंत अज्ञानी थे। बेशक कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ये तो संरचना और सोच का मामला था। उस समय भिक्षुओं ने नश्वर प्राणियों के विकास को प्रतिबंधित कर दिया था। जब भी नश्वर साम्राज्य में कुछ ऐसा प्रकट होता जिससे भिक्षुओं को खतरा हो सकता था, भिक्षु उसे तुरंत नष्ट कर देते थे। हालांकि खेती सभ्यता के पतन के बाद से नश्वर लोग ऊपर उठे हैं, उनके दिमाग मुक्त हो गए हैं और फिर वे नियंत्रण से बाहर हो गए हैं, अंततः पृथ्वी के नए स्वामी बन गए हैं।
कोई मजाक नहीं, 10,000 साल पहले एक नींव निर्माण भिक्षु आसानी से एक देश को नष्ट कर सकता था, लेकिन इस युग में इसे भूल जाओ, मानव हथियार युवानेंग को नष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं। बेशक इसका मतलब केवल यह है कि यह शक्ति में युवानेंग से आगे निकल जाता है, लेकिन यदि आप युवानेंग को मारना चाहते हैं तो वर्तमान तकनीक पर्याप्त नहीं है, क्योंकि नेसेंट सोल कल्टीवेटर ने अंतरिक्ष की सरल शक्ति के एक हिस्से में महारत हासिल कर ली है। चाहे हथियार कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, प्रभावी होने के लिए उसे किसी पर वार करना ही होगा। यदि ये किसी पर प्रहार नहीं कर सकता तो यह महज एक सजावट है। लेकिन वर्तमान में राष्ट्रीय सेना के पास किसी भी विदेशी सेना को आसानी से नष्ट करने की क्षमता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि हर देश में एलियंस होते हैं। एलियंस पूरी सेना के खिलाफ लड़ने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन आम लोग अपनी व्यक्तिगत युद्ध क्षमताओं के कारण उनसे निपट नहीं सकते हैं। वे हत्याएं और हमले कर सकते हैं और उनसे बचाव करना असंभव है। इसलिए वर्तमान में धर्मनिरपेक्ष देश और विदेशी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के स्तर पर हैं। प्रत्येक की अपनी आवश्यकताएं और आवश्यकताएं होती हैं, और जब आवश्यक हो विदेशी दूसरे देशों के विदेशियों का विरोध करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए, ज़िया साम्राज्य की स्थापना से पहले की अवधि के दौरान, डेक्सिया गणराज्य के युग के दौरान, ज़िया साम्राज्य को दुनिया के सभी देशों द्वारा बुरी तरह परेशान किया गया था। उस युग में परग्रही जगत को भारी हानि उठानी पड़ी। देशों के बीच टकराव न केवल नश्वर लोगों के बीच टकराव था, बल्कि एलियंस के बीच भी उस स्तर का टकराव था जिसे नश्वर लोग नहीं देख सकते थे। यह ज़िया साम्राज्य के इतिहास का सबसे दयनीय युग था। ज़िया साम्राज्य के विदेशियों को कई देशों के विदेशियों ने पकड़ लिया था और वे केवल तिब्बत में ही छिप सकते थे। कारण ये था कि धर्मनिरपेक्ष देश बहुत कमज़ोर था। यदि ज़िया साम्राज्य के संस्थापक का जन्म नहीं हुआ होता तो स्थिति बदल गई होती। यदि धर्मनिरपेक्ष दुनिया में स्थिति बदल जाती है तो मुझे डर है कि ज़िया साम्राज्य की विदेशी दुनिया नष्ट हो जाएगी और ज़िया साम्राज्य की विरासत भी नष्ट हो जाएगी। यही कारण है कि एलियन ब्यूरो को विदेशी दुनिया और धर्मनिरपेक्ष दुनिया के बीच संतुलन को स्थिर करना होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं रह सकता है, और केवल एलियंस और नश्वर लोग ही आगे बढ़ सकते हैं यदि वे सहयोग करें। तियानमेन का उद्भव थोड़ा मनमौजी है और चाहता है कि एलियंस फिर से पृथ्वी पर शासन करें। ये निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जिस पर मनुष्य कभी सहमत नहीं होंगे। सुयून तेजी से गिरी और जल्द ही बादलों के शीर्ष पर लौट आई, जो लगभग 10,000 मीटर दूर था। अरे सावधान रहना, कोई विमान आ रहा है, नजर न आए, सू रुइन ने याद दिलाया। जब सू यून ने यह सुना तो उसने तुरंत एक निश्चित दिशा में देखा। एक हक्सिया यात्री विमान उसकी दिशा में उड़ गया। सू यून तुरंत घने बादलों में घुस गई और यात्री विमान के उड़ने का इंतजार करने लगी। लेकिन हवा के कारण यह समस्या हो सकती है। सू यून जिन घने बादलों को छुपा रही थी वे हवा के प्रवाह से उड़ गए, और ऐसा हुआ कि खिड़की पर किसी ने उसे देखा। विमान। माँ, बाहर एक बहन है। एक छोटी लड़की ने सू यून को देखा और तुरंत अपनी माँ से कहा। सू यून ने भी दूसरी पार्टी को देखा और वह जल्दी से गिर गई और चली गई। लोग, वहाँ कहाँ है? क्या आप गलत हैं? छोटी बच्ची की माँ ने मजाकिया अंदाज में बाहर देखा, लेकिन छोटी लड़की को लगा कि उसने इसे स्पष्ट रूप से देखा है, इसलिए वह अपनी माँ पर जोर देती रही। जब सू यूनक्सिया उस ऊंचाई पर पहुंच गई जहां से वह पहाड़ों और इलाकों को देख सकती थी, तो उसने स्थिर गति से उड़ान भरना शुरू कर दिया। उसने जियांगजू के शहरी क्षेत्र को छोड़ दिया और उनके निकटतम प्रसिद्ध पर्वत के लिए उड़ान भरी। जहां यह था वह ताओवादी पवित्र भूमि वुडांग पर्वत है, जहां डेक्सिया में सबसे शक्तिशाली अजनबी झांग लिनफेंग स्थित है। वुडांग पर्वत संभवतः जियांगजू शहर के उत्तर पश्चिम में स्थित है। वुडांग झांग लिनफेंग, मैंने सुना है कि वह ज़िया साम्राज्य का एक एस क्लास अजनबी है। चलो चलें और उसे देखें, सू यून ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि मुझे नहीं पता कि यह कोई संयोग था। जैसे ही सू यून जियांगजू शहर से बाहर निकला, उसका सेल फोन अचानक बज उठा। सू यून केवल रुककर देख सकती थी। सू यून को थोड़ा चक्कर आ रहा था। अरे इस समय ऐसा क्यों है? सू रुइन, मेरा चचेरा भाई यहाँ है। सू यून अवाक थी। इस दौरान वह अपने परिवार और रिश्तेदारों को देखकर सबसे ज्यादा डरती थी। ओह, मैं समझ गया, आप उस लड़की ली मेंग के बारे में बात कर रहे हैं। बेहतर होगा कि आप उससे पूछें कि वह अब कहाँ है। उसकी आवाज़ बदलना याद रखें। सू रुइन ने सू यून की कुछ घबराई हुई अभिव्यक्ति को देखा और प्रसन्न होकर कहा। सू यून ने अपना गला साफ किया और फ़ोन कनेक्ट किया, लेकिन जैसे ही उसने फ़ोन कनेक्ट किया और इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, अंदर से एक गुस्से वाली लड़की की आवाज़ आई। ठीक है सू यून, आपने वास्तव में मुझसे झूठ बोला था। मैं सहमत था कि मैं काम करने के लिए जियांगजू आऊँगा और पहले आपके साथ रहूँगा। आपने अपना निवास स्थान क्यों बदल दिया और मेरी यात्रा व्यर्थ क्यों कर दी? इस समय नीचे की मंजिल पर जहां सू यून और वांग लिंग रहते थे, एक लड़की जो लगभग 20 के आसपास की लग रही थी, अपना सामान ले जा रही थी और फोन पर बात कर रहे व्यक्ति पर थूक रही थी।
स्प्रिंग सफ़ेद पोशाक पहने ये लड़की सू यून की चचेरी बहन है, जो काफ़ी शाही स्वभाव की लड़की है। सू यून, जो हवा में तैर रही थी, ने फ़ोन पर आवाज़ सुनी और मुस्कुरा दी। ठीक है जियाओमिंग, मैं तुम्हें ये बताना लगभग भूल गया था कि मैं स्थानांतरित हो गया हूँ। तुमने आने से पहले मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? सू यून ने नकली पुरुष स्वर में उत्तर दिया। क्या मैं तुम्हें कोई सरप्राइज़ नहीं देना चाहता था? सच में, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तुम अपनी भाभी को नहीं ढूंढ पा रहे हो। अब तुम कहाँ रहते हो? आओ और मुझे ले जाओ। मैं थक गया हूँ, ली मिंग ने शिकायत की। सू यून के पास जल्दी से शहर लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यदि दूसरी पार्टी अभी तक जियांगजू शहर में नहीं आई होती तो उसे मना करने का एक कारण मिल सकता था। सू यून तुरंत अपने आवास पर लौट आई, लेकिन जैसे ही वह यहाँ लौटी, उसने पाया कि कोई अंदर आया था। वह एक पल के लिए भौंचक्की रह गई, फिर जल्दी से कमरे में वापस आए और उसे अपने पिछले पुरुषों के कपड़े मिले। सौभाग्य से उसने कुछ सेट रख लिए। पुरुषों के कपड़े पहनने के बाद उसने तुरंत घर की सभी महिलाओं का सामान साफ कर दिया। अंत में वह बाथरूम में गई और कैंची का उपयोग करके अपने लंबे बालों को काट दिया जो उसकी पीठ तक पहुंच गए थे। एक क्लिक के साथ इसे वापस शॉल की लंबाई तक काट दिया गया। सौभाग्य से उपस्थिति ज़्यादा नहीं बदली है, इसलिए मुझे इससे बच निकलने में सक्षम होना चाहिए। सू यून ने दर्पण को ध्यान से देखा और कहा, आप बहुत मजा किया है। आपने इसे वांग लिंग से छिपाने की कोशिश भी नहीं की। आप अपने चचेरे भाई से इतने सावधान थे कि आप अपने बाल भी कटवाना चाहते थे। सू रुइन को लगा कि सू यून इस समय गर्म बर्तन पर चींटी की तरह थी। कृपया, ये पूरी तरह से अलग है। अगर उसे पता होता कि मैं ऐसा हो गया हूं तो वह उसे हर जगह नहीं बताती। सू यून ने अपना हाथ उठाया और उसके चेहरे को छुआ। उसने देखा कि उसके चेहरे का विवरण थोड़ा पहले की ओर था। उसका रूप बदल गया। यह उनके चेहरे पर इस्तेमाल की गई एक छिपाने की तकनीक थी और उनका शरीर भी छिपा हुआ था, मुश्किल से अपने पिछले स्वरूप में लौट रहा था। हालांकि ये सब एक भ्रम था, वास्तविकता नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि सुयुन को उसके हाथ से छुआ गया था तो उसका शरीर निश्चित रूप से उसने जो देखा था उससे अलग है। ये सब करने के बाद सुयून ने बिना रुके ली मेंग को फ़ोन किया और उसे एक निश्चित स्थान पर टैक्सी लेने के लिए कहा। झोंगजियांग जिला, क्या आप गलत हैं? ये बहुत दूर है। आप इतनी दूर क्यों चले गए? ली मिंग बेहोश होने वाली थी, लेकिन अंत में वह समुदाय के बाहर आए और झोंगजियांग जिले के लिए टैक्सी ली। सुयून समुदाय के बाहर आया और ली मिंग के आने का इंतजार करने लगा। वह नहीं जानती थी कि अब उससे कैसे निपटना है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि वह इसका सामना नहीं कर सकती तो वह इसे गड़बड़ कर देगी। वैसे भी अब वो कोई साधारण इंसान नहीं है जो उनके साथ कुछ भी कर सके। जब उसने ये सोचा तो सू यून की सारी चिंताएं गायब हो गईं। धीरे धीरे समय बीतता गया। लगभग आधे घंटे बाद तियानजियांग गार्डन के गेट पर एक टैक्सी रुकी और फिर ली मिंग उसमें से बाहर चली गई। सू यून ने दूसरी पार्टी को देखने के बाद जल्दी से चिल्लाया, जियाओमिंग। सू यून धीरे धीरे आगे बढ़ी। जब ली मिंग ने सू यून को देखा तो उसने तुरंत उस पर असंतुष्ट दृष्टि डाली। साथ ही उसने कुछ असमंजस के साथ अपने सामने समुदाय की ओर देखा। स्पष्ट था कि यह समुदाय अत्यंत उच्च कोटि का था। उसकी राय में उसका चचेरा भाई अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा था। धरती, तुम आदमी ने मुझे व्यर्थ ही इतनी दूर घुमाया। तुम मेरे साथ कैसे जा सकते हो? ली मिंग ने उसकी कमर पर चुटकी ली और गुस्से से पूछा। सू यून को पता था कि ली मिंग सिर्फ उसे चिढ़ा रही थी। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। यदि आप मुझे पहले से बताएं तो मैं आपको स्टेशन पर लेने का वादा करता हूँ, सू यून ने कहा। ली मिंग ने हल्के से गुर्राया, फिर सवालिया लहजे में पूछा, तुम यहाँ रहते हो? सू यून को पता था कि वह बाद में लड़की को जरूर डरा देगी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, मैं यहीं रहता हूँ। चलो, मैं तुम्हारे सामान में तुम्हारी मदद करूँगा। सू यून मुस्कुराए। जाओ जाओ, मैं कोई कमज़ोर औरत नहीं हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं खुद ही ले लूँगी और रास्ता दिखा दूँगी। ली मिंग ने अपने चेहरे पर गर्व के भाव के साथ इशारा किया। ठीक है, वह सबसे बड़ी महिला है, आप सबसे बड़ी हैं, कृपया। सू यून का अपने चचेरे भाई से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि वे लगभग एक ही उम्र की हैं और उसकी देवरानी जेठानी की बेटियां हैं। सू यून ने ली मेंग का नेतृत्व किया और कुंजी कार्ड के साथ समुदाय में प्रवेश किया। एक बार समुदाय के अंदर ली मेंग और भी अधिक अविश्वास में थी। अरे सू यून, क्या तुम सच में यहाँ रहते हो? क्या यह एक उच्च स्तरीय समुदाय है? ली मेंग फिर से पूछने से खुद को नहीं रोक सकी। आप मुझसे कह रहे हैं आपका भाई और मैं अब उच्च स्तरीय समुदाय में नहीं रह सकते? सू यून का मुंह हिल गया। नहीं नहीं नहीं, लेकिन आपने हमेशा कहा है कि आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। हक्सिया नव वर्ष के दौरान आपने ये भी कहा था कि आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। क्या आप जो कहते हैं वह अच्छा नहीं है? अरे, क्या आप इसे अपने परिवार से छिपा रहे हैं?
ली मिंग ने सू यून से संपर्क किया और पूछा। सू यून ने अपने चचेरे भाई की संदिग्ध आंखों को देखा और थोड़ा डर गई। ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते कि मेरे उनके साथ अच्छे संबंध नहीं हैं, इसलिए मैं निश्चित रूप से सच नहीं बताऊंगा। सू यून ने अपनी आंखें घुमाईं। ली मिंग यह अच्छी तरह से जानती थी। जैसे ही सू यून घर लौटी तो चुप रही और कुछ नहीं बोली। वह कभी कभार ही अपने चचेरे भाई बहनों से कुछ शब्द कहती थी। जल्द ही वे दोनों सूयू के आवास पर पहुंचे, लेकिन जब वे यहां आए तो ली मिंग की अभिव्यक्ति पूरी तरह से ढह गई, खासकर सूयू के घर के दरवाजे पर। यहाँ का लेआउट ऐसा कैसे हो सकता है जिसे मेरा गरीब चचेरा भाई वहन कर सके? मैं, सू यून, क्या तुम्हें यकीन है कि यह आपका निवास है? ये किराए पर नहीं है। ओह नहीं, भले ही यह किराए पर हो, आप इसे वहन नहीं कर सकते, ठीक है? ली मिंग ने खालीपन से पूछा। मैंने इसे 10 मिलियन से अधिक में खरीदा। सू यून ने सीधे अपने कार्ड दिखाए और अंदर चली गई। जब ली मिंग ने यह सुना तो उसे ऐसा लगा जैसे वह पहली बार सू यून से मिल रही हो। सू यून बहुत विवेकशील थी और अपने काम के बारे में किसी को नहीं बताती थी। इसलिए किसी को नहीं पता था कि सू यून क्या कर रही थी। तुम, क्या तुम्हें कोई अमीर औरत अपने पास रख रही है? ली मिंग ने पीछा किया और आश्चर्य की दृष्टि से पूछा। अरे नहीं, मैंने इसे खरीदा है। सू यून ने फिर आह भरी। फिर आप वास्तव में क्या करते हैं? 10 मिलियन का घर, तो आपकी नौकरी से आपकी वार्षिक आय शायद 10 मिलियन नहीं है ना? आप केवल 27 वर्ष के हैं। ली मिंग कल्पना नहीं कर सकी कि यह अवधारणा क्या है। सू यून ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि ली मिंग से कैसे निपटा जाए। चूंकि वह वैसे भी सच नहीं बता सकती थी, इसलिए वह केवल स्पष्टीकरण ही दे सकती थी। मैंने अपने कॉलेज के दोस्त के साथ एक कंपनी खोली और कंपनी का मुनाफा बहुत अच्छा है। सू यून ने समझाया। एक कंपनी शुरू करो, तुम्हें पैसे कहाँ से मिले? अरे, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। जब ली मिंग ने यह सुना तो उनकी पहली प्रतिक्रिया खुशी नहीं बल्कि डर थी। यह आम लोगों की प्रतिक्रिया है। वैसे भी इसका यही मतलब है। आप इतने सारे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? मैं आपको नहीं बता सकता। बस रहने के लिए एक कमरा ढूंढिए। सू यूं समझाना नहीं चाहता था। ये देखकर कि सू यूं समझाना नहीं चाहती थी, ली मिंग तुरंत हंस पड़ी। मुझे मत बताओ। ये है ठीक है, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे मैं एक वीडियो लूँगा और अपने चाचा को भेजूंगा। मेरी चाची और अन्य लोग देख लेंगे। उनकी प्रतिक्रिया निश्चित रूप से अद्भुत होगी, ली मिंग ने कहा और एक वीडियो लेने ही वाली थी। सू यून को थोड़ा पछतावा हुआ। उसे लगा कि उसे पहले से ही एक साधारण किराए का घर खरीद लेना चाहिए, लेकिन वह अभी भी बहुत चिंतित थी। मुख्य कारण ये था कि ली मिंग बहुत अचानक आई थी। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हक्सिया न्यू ईयर के दौरान उन्होंने खूब बातें की। उस समय ली मिंग ने कहा कि वह काम करने के लिए जियांगजू शहर आएगी, इसलिए सू यून ने कहा कि वह आ सकती है और कुछ दिनों के लिए उसके साथ रह सकती है, और फिर उसे अपना पता दिया। मैं उस समय कैसे सोच सकता था कि सू यून एक अमर कृषक बन जाएगी? क्या सू रुइन इस छोटी लड़की को इतना परेशान होने से रोकने के लिए कुछ कर सकती है? सू यून ने तुरंत सू रुइन से पूछा। मैं क्या कर सकता हूँ? ये तुम्हारा चचेरा भाई है। क्या तुम्हारे पास उसे चोट पहुँचाने का दिल है? सू रुइन ने वापस पूछा। सू यून इसमें बहुत अच्छी थी। अरे, गड़बड़ मत करो। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरा वह दोस्त बहुत अमीर है। उन्होंने कंपनी में शुरुआती निवेश के लिए भुगतान किया। मैंने अभी योगदान दिया है। कौन जानता है, कंपनी चल पड़ेगी। हाँ, सू यून ने फिर से समझाया। ली मिंग ने सू यू की ओर देखा और देखा कि सू यू जाहिर तौर पर थोड़ी घबराई हुई थी, इसलिए उसने कुछ देर सोचा और फिर फ़ोन रख दिया। क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला? ली मिंग ने फिर पूछा। तुम्हारे झूठ बोलने से क्या फ़ायदा? सू यून ने वापस पूछा। ली मिंग ने इसके बारे में बार बार सोचा और आखिरकार कुछ समय के लिए सू यून पर विश्वास करने का फैसला किया। भूल जाओ, मैं इस विषय पर तुमसे बहस नहीं करूंगा। तुम मेरे चचेरे भाई हो। मुझे खुशी है कि आप समृद्ध हैं, क्योंकि मैं भी इसका फ़ायदा उठा सकता हूँ। हालांकि सू यून, आपको देर सबेर अपने परिवार को स्पष्टीकरण देना होगा। यह मानते हुए कि आप वास्तव में समृद्ध हैं, आप अपनी चाची और उन्हें क्यों नहीं बताते? ली मिंग बहुत हैरान लग रही थी। सू यून कैसे समझा सकती है? यह एक अचानक परिवर्तन था और वह अभी तक पूरी तरह से समायोजित नहीं हुई थी। वह पिछले कुछ दिनों में केवल अपनी मानसिकता को समायोजित करने में कामयाब रही थी। अपने परिवार को उसकी वर्तमान क्षमता में कैसे स्वीकार किया जाए, उसने इसके बारे में नहीं सोचा है। सटीक रूप से कहें तो वह इसके बारे में सोचने को तैयार नहीं है, क्योंकि यह बहुत कष्टप्रद है। जैसा कि कहा जाता है, पारिवारिक मामले लगभग एक न सुलझने वाली समस्या हैं। तुम बस मेरा काम छोड़ दो और बहुत सारे सवाल मत पूछो। वैसे क्या तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है? उदाहरण के लिए, काम से या कुछ और? सू यून ने पूछा। जैसे ही ली मिंग ने यह कहा, वह तुरंत चिल्लाया।
जब तक मैं आपकी स्थिति नहीं समझ लेता तब तक मैं आपकी मदद स्वीकार नहीं करूंगा। इसके अलावा क्या मैं उस तरह की महिला हूं जो सिर्फ नरम खाना खाती है? मैं कुछ दिनों तक आपके साथ रहूंगी और कल नौकरी के लिए आवेदन करूंगी। ली मिंग ने गर्व से कहा। इस लड़की को वास्तव में सू यून जैसी ही समस्या है। उनके दो परिवारों के बीच सबसे बड़ी समस्या यह है कि सू यू के पिता बहुत मजबूत हैं और ली मिंग की मां, सू यू की चाची, का चरित्र भी बेहद मजबूत है। कनिष्ठ को खंडन करने की अनुमति दिए बिना सू यून का अपनी चाची के साथ कुछ बातों को लेकर विवाद हो गया। दरअसल अपने रिश्तेदारों में ली मिंग की पारिवारिक पृष्ठभूमि सबसे अच्छी है। उनके परिवार ने एक मध्यम आकार की कंपनी खोली है जिसकी वार्षिक आय 10 लाख है। उसकी चाची की 2 बेटियां और एक बेटा है, लेकिन जैसा कि कहा जाता है, एक परिवार एक साथ नहीं रह सकता। सद्भाव और कोई भी पैसा रिश्ते में आई दरार की भरपाई नहीं कर सकता। हालांकि उनका परिवार अमीर था, फिर भी उनमें अक्सर झगड़े होते रहते थे। सू यून का परिवार गरीब था, लेकिन फिर भी उनमें अक्सर झगड़े होते रहते थे। वैसे भी सू यून को लगा कि यह उसके दादा के खराब जीन के कारण था। सभी बच्चों का स्वभाव खराब है और उनका चरित्र अभी भी वही है कि वे सलाह या स्पष्टीकरण नहीं सुनते हैं। ठीक है, मेरी सबसे बड़ी महिला, आप जो कहेंगी वही होगा। सू यून को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। हर बार जब उसे अपने चचेरे भाई का साथ मिलता है तो उसके पास दूसरे व्यक्ति से निपटने का कोई रास्ता नहीं होता है। हो सकता है कि उसकी भी यही समस्या हो, इसलिए वह बेहतर ढंग से समझ सकती है कि दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है। बस इतना ही, मैं तुम्हारी परवाह करने में बहुत आलसी हूँ, इसलिए मेरी परवाह मत करो। बस इतना ही, हे, मुझे अपने आलीशान घर का दौरा करने दो। अपना सामान नीचे रखने के बाद ली मिंग ने चारों ओर देखना शुरू कर दिया। सू यून ने उत्साहित ली मिंग को देखा, एक ही समय में खुश और थोड़ा चिंतित महसूस कर रही थी। खुशी की बात यह थी कि उसे व्यक्तिगत रूप से अपने चचेरे भाई का किरदार अधिक पसंद आया और यह वास्तव में अच्छा था, छोटी बहन उसके पास है। चिंता की बात यह थी कि वह यहाँ सुरक्षित नहीं थी। यदि संभव हो तो सू यून लाखों खर्च करके अन्य सुरक्षित स्थानों पर जाकर ली मिंग के रहने के लिए घर खरीद सकती है या उसे ली मिंग को दे सकती है। इसके अलावा उसे अभी अभी पता चला कि कोई उसके आवास में आया था, जिससे वह और भी असहज हो गई। सू यून अपने रिश्तेदारों को अजनबियों की नज़रों में नहीं आने दे सकती थी। सू यून को लगा कि उसके आसपास के अजनबियों को साफ करना जरूरी है। पिछले कुछ दिनों में, कम से कम उन दिनों में जब ली मिंग यहाँ रहती थी, अजनबी उसके दरवाजे पर दोबारा नहीं आ सकते थे। सू रुइन, आपकी चेतना अधिक शक्तिशाली है। कृपया मुझे ये देखने में मदद करें कि क्या एलियन ब्यूरो के बाहर कोई अन्य एलियन है। सू यून ने देखा कि ली मिंग का ध्यान उस पर नहीं था, इसलिए उसने जल्दी से सू रुइन से पूछा, ठीक है, वैसे तुम्हारा चचेरा भाई यहाँ इधर उधर घूम रहा है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने अपना सारा सामान छिपा रखा है? सू रुइन ने मना नहीं किया, लेकिन साथ ही सू यून को याद दिलाया, क्योंकि वह न जाने क्यों उसे हमेशा लगता था कि सू यून किसी चीज से निपटना भूल गई है। जैसे ही उसने ये कहा, सू यून एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और फिर उसे याद आया कि क्या उसने बाहर जाने से पहले कुछ मिस किया था। उसे महिलाओं के सभी कपड़े और सौंदर्य प्रसाधन छुपाने चाहिए थे। कुछ भी गायब नहीं होना चाहिए, है ना? लानत है। जैसे ही उसने ये कहा, सू यून को वास्तव में याद आया कि कुछ चीजें थीं जिनसे उसने निपटा नहीं था। मुख्यतः इसलिए क्योंकि उसने उन चीज़ों को वहीं छोड़ दिया और कभी उनकी देखभाल नहीं की। निश्चित रूप से, जब सू यून चिंतित थी कि उन चीज़ों को ली मिंग द्वारा देखा जाएगा, संयोग से ली मिंग ने एक साइड रूम खोला जो सू यून के कमरे के ठीक बगल में था। सू यून जल्दी से वापस आए और केवल अपने कमरे, बाथरूम को स्थानांतरित किया और उसके बालों का इलाज किया गया और बगल के कमरे को उसके द्वारा नज़रअंदाज कर दिया गया। मुख्यतः इसलिए क्योंकि अंदर की सामग्री से उसका कोई सरोकार नहीं था। यह कमरा खोलने के बाद ली मिंग दंग रह गई, क्योंकि कमरे में मेज पर हर जगह खुले हुए गहनों के टुकड़े रखे हुए थे जो सभी सू रुइन ने खरीदे थे। सू यून को इस सामान में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए यहाँ आने के बाद उसने इसे उस कमरे में छोड़ दिया और इसे नज़रअंदाज कर दिया। फिर ली मिंग ने एक बक्सा उठाया जिसमें चमचमाती बालियों की एक जोड़ी और अंदर एक चालान था। वे सभी सू यून के नाम पर खरीदे गए थे और कीमत कम से कम 1000 शब्दों से शुरू हुई थी। इतना ही नहीं, कुछ सौंदर्य प्रसाधन भी हैं जिन्हें सू यून ने खोला नहीं है, लेकिन सू यून ने जिन चीज़ों का उपयोग नहीं किया है उनमें से अधिकांश अंदर हैं। सू यून, यहाँ आओ। अंदर देखने के बाद उसकी अभिव्यक्ति अजीब लग रही थी, इसलिए वह दरवाजे तक गया और सू यून को चिल्लाया। जैसे ही सू यून ने दूसरे व्यक्ति को उस स्थिति में खड़ा देखा, वह समझ गई कि कुछ देखा गया है। तुमने मुझे मार डाला, मैं इसे बाद में कैसे समझाऊंगा? तुमने ये गंदी चीज़ें क्यों खरीदी? सू यून ने सू रुइन के बारे में शिकायत करना शुरू कर दिया, लेकिन सू रुइन दोष नहीं लेना चाहती थी। क्या आप मुझे दोष दे सकते हैं? आप बहुत चिंतित थे और इन चीज़ों को पैक करना भूल गए। यह आपकी अपनी समस्या है।
सू रुइन ने अपनी आंखें घुमाईं और कहा, मैं इसे नहीं भूला क्योंकि मैंने कभी उन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दिया। सू यून अवाक होकर मर गई। लोग ऐसे ही होते हैं, जो चीज़ें उनके ध्यान के दायरे में नहीं होती वे आसानी से भूल जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ली मिंग अचानक आ गई और वह बहुत उत्सुकता से वापस भाग गई। लेकिन वे सभी खोजे गए थे, इसलिए सू यून के पास गोली खाकर आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब वह दरवाजे पर पहुंचा तो उसने ली मिंग को कमरे में अस्त व्यस्त सामान की जांच करते देखा। ये सिर्फ एक या दो प्रतियों का मामला नहीं था। क्या आप अपने प्रिय चचेरे भाई को समझा सकते हैं? आप एक वयस्क व्यक्ति इतनी सारी लड़कियों के गहने और सौंदर्य प्रसाधन क्यों खरीद रहे हैं जो सभी प्रसिद्ध ब्रांड हैं और पैकेजिंग नहीं खोली गई है? ली मिंग ने एक के बाद एक चीज़ें पकड़ी। देखने का एक टुकड़ा। सू यून परेशानी में थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे समझाए। बेहतर होगा कि आप मुझे मूर्ख न बनाएं। इन बिलों पर आपका नाम सू यून है। मुझे यह मत बताएं कि वे किसी और के हैं। ली मिंग एक बिल लेकर सू यून के पास गई और उसे नीचे रख दिया। वह उसे दिखाने के लिए सू यून की आंखों के पास गई और फिर उसके चेहरे पर जांच की दृष्टि से पूछा। सू यून मूल रूप से एक बहाने के रूप में एक कारण ढूंढना चाहती थी, लेकिन जब उसने ये बिल देखा तो आप और क्या कह सकते थे? ओह बेशक, एक और तरीका है और वह है एक और कारण बनाना, जैसे कि यह कहना कि उसने इसे मेरी प्रेमिका के लिए एक उपहार खरीदा है। लेकिन सू यून नहीं है, वह झूठ बोलने में माहिर है, इसलिए वह हर बार या तो सीधे बोलती है या चुप रहती है। ली मिंग को पहले से ही सू यून पर बहुत संदेह था, लेकिन अब वह और भी अधिक संदिग्ध हो गई थी। जैसे ही वह सू यून के समझाने का इंतजार कर रही थी, ली मिंग को लगा कि कुछ गड़बड़ है। वह अचानक सू यून के पास चली गई और उसने अपनी आंखें सू यून के कानों पर कसकर बंद कर ली, क्योंकि उसे फिर से एक दोष मिला। ये ली मिंग बहुत नाजुक थी। आप, सू यून, आपको क्या हुआ? आपने अपने कान क्यों छिदवाए? मैंने हक्सिया नव वर्ष के दौरान उन्हें देखा भी नहीं। उनके दोनों कान छिदवाए गए हैं। ये गलत है, गलत है, आपके साथ कुछ गड़बड़ है। ली मिंग को सू की परवाह नहीं थी, यूं खुश थी या नहीं, और उसने फिर से सू यूं का हाथ पकड़ लिया। सू यून ने बस अपने शरीर को छिपाया था और उसके शरीर के कई विवरण बिल्कुल भी सावधानी से नहीं बनाए गए थे। कानों पर छेद पिछली बार ज्वेलरी स्टोर में सू रुइन द्वारा किया गया था। सू यून उसके बारे में कुछ नहीं कर सकी। जहां तक शरीर के अंगों की बात है, ईमानदारी से कहूं तो वहां सचमुच बड़ी खामियां थीं। बेशक उसके अस्थायी भेष से ज़्यादातर लोगों को धोखा देने में कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन ये ली मिंग जैसे नाजुक व्यक्ति को धोखा नहीं दे सकता था। अरे तुम लड़की, तुम्हारा दिमाग बहुत नाजुक है। तुमने सचमुच सब कुछ खोज लिया। सू यून ने जोर से आह भरी। आपने ये चीज़ें अपने उपयोग के लिए खरीदी हैं, है ना? ली मिंग के मन में एक भयानक विचार आया। उसने देखा कि उसका चचेरा भाई पुरुषों के बीच काफ़ी अच्छा दिखता था। इन सभी असामान्य घटनाओं के साथ उसे संदेह हुआ कि क्या सू यून ने उस तरह का काम किया था। ठीक है, मैं इसे स्वयं उपयोग करता हूँ। सू यून ने दिखावा करने का फैसला किया। जब तक वह मोटी चमड़ी वाली थी, वह किसी भी चीज़ से नहीं डरती थी। आप, सू यून, आप इस हद तक क्यों गिर गईं? ली मिंग कुछ कदम पीछे हटने से खुद को नहीं रोक सकी। जैसे ही सू यून ने ली मिंग की अभिव्यक्ति देखी, वह समझ गई कि ली मिंग कुछ के बारे में सोच रही होगी, जिससे उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई। अरे ज्यादा मत सोचो, चीज़ें निश्चित रूप से वैसी नहीं हैं जैसी तुमने कल्पना की थीं, सू यून ने जल्दी से कहा। लेकिन वर्तमान अभिव्यक्तियां वास्तव में ली मिंग के दिमाग में कल्पना किए गए परिणामों के समान हैं। स्वाभाविक रूप से इसका क्या परिणाम है कि सू यून समर्पण में पड़ गई है और उसकी देखभाल की गई है। मैं नहीं सुनूंगा, मैं नहीं सुनूंगा, ये बहुत घृणित है, इसके बारे में सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ली मिंग का चेहरा घृणा से भरा था और वह अपना सामान उठाकर चली गई। लेकिन सू यून उसे गलतफहमी के साथ कैसे जाने दे सकती थी? अगर उसने यह बात किसी को बताई तो शायद उसकी जान चली जाएगी और वह रिश्तेदारों के बीच में ही मर जाएगी। अरे ज़ियाओ मिंग, कृपया मेरा स्पष्टीकरण सुने। सू यून ने तुरंत ली मिंग को रोकने की कोशिश की, लेकिन ली मिंग ने सू यून का हाथ दूर फेंक दिया। चले जाओ, मैं जिस सू यून को जानता हूं वह इतना आत्मविनाशकारी व्यक्ति नहीं है। हालांकि वह बदकिस्मत है, वह महत्वाकांक्षी है और पैसे के लिए कभी ऐसा काम नहीं करेगा जो उसके व्यक्तित्व को धोखा दे। ली मिंग ने गुस्से में कहा। सू यून चिल्लाया। चिल्लाए जाने के बाद सू यून ने अपना आपा खो दिया। भूल जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, झूठ वास्तव में असुविधाजनक होता है। सू यून ने अपने दिल में आह भरी, फिर अपना हाथ उठाया और धीरे से ली मिंग की पीठ थपथपाए। अगले ही पल ली मिंग वहीं पर जम गई। हिलने डुलने में अचानक हुई इस असमर्थता के कारण ली मिंग बेवजह डरी हुई लग रही थी। इस भावना से कोई भी सामान्य व्यक्ति नहीं डरेगा। मैं हिल क्यों नहीं सकता? क्या हो रहा है? ली मिंग का दिल डर से भर गया। सू यून असहाय होकर ली मिंग के पास गई और बोली, ज़ियाओ मिंग, शांत हो जाओ। क्या तुम जानना नहीं चाहते कि मेरे साथ क्या हो रहा है?
मैं तुम्हें बता सकता हूँ, लेकिन यह निश्चित रूप से वह नहीं है जिसकी तुमने कल्पना की थी। लेकिन ली मिंग इस समय डर से भरी हुई थी और यह नहीं सुनना चाहती थी कि सू यून क्या कहना चाहती है। सू यून, तुम क्या करना चाहती हो? मैं हिल क्यों नहीं सकता? क्या ये तुम्हारी गलती है? मुझे जाने दो, ली मिंग गुस्से से चिल्लाए। सू यून ने एक और गहरी सांस ली और फिर, चाहे ली मिंग खुश थी या नहीं, उसने उसे उठाया और अपने कमरे में ले गई। इस दृश्य ने उसे डरा दिया। मुझे जाने दो, तुम क्या करना चाहते हो? ली मिंग का दिल बैठ गया। सू यून ने उसे नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि चाहे उसके पास कितने भी स्पष्टीकरण हो, वह नहीं सुनती थी। तो चलिए इसे वास्तविक कार्यों से समझाते हैं। सू यून ने ली मिंग को बिस्तर पर लिटा दिया, फिर दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर हैरान चेहरे के साथ ली मिंग की ओर देखा। सू यून ने घूमकर अपना हाथ उठाया, फिंगरप्रिंट बनाया और अपने शरीर पर छिपा हुआ मुखौटा उतार दिया। भेस उतारकर वह फिर पलटी। ली मिंग की आंखें धीरे धीरे संदेह से भयभीत में बदल गईं। आखिरकार एक सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। समझें कि एक पुरुष का अपने सामने धीरे धीरे एक महिला में बदलना कैसा महसूस होता है। क्या आप शांत हो गए? सू यून ने महिला स्वर में पूछा। वह तुरंत भयभीत हो गया और अवाक रह गया। तुम कौन हो? तुम मेरे चचेरे भाई होने का नाटक क्यों कर रहे हो? मेरा चचेरा भाई कहाँ गया है? ली मिंग की पहली प्रतिक्रिया ये थी कि उनके सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल भी उनका चचेरा भाई नहीं था, बल्कि एक महिला होने का दिखावा कर रही थी। इस तरह से समझाया जाए तो सब कुछ समझ में आता है, लेकिन वह ये नहीं समझ पाती कि दूसरा पक्ष वहाँ कैसे चला गया। एक सामान्य व्यक्ति के रूप में वह इसे समझाने के लिए केवल जादू का उपयोग कर सकती है। मैं सू यून हूँ। सू यून ने जोर से आह भरी। असंभव, मेरा चचेरा भाई एक आदमी है, मैं इस बारे में कभी गलती नहीं करूँगा। ली मिंग ने घबराते हुए कहा। यह मामला थोड़ा जटिल है और हो सकता है कि आप कुछ देर तक इसे स्वीकार न कर पाएं, लेकिन मैं फिर भी आपको ये समझाना चाहता हूँ, चाहे आप इस पर विश्वास करें या न करें। सू यून ली मिंग के पास गई और बैठ गई और फिर मोटे तौर पर ली मिंग को बताया कि उसके साथ क्या हुआ। ये कहा। यह सुनने के बाद ली मिंग की पहली प्रतिक्रिया ये थी कि उसे इस पर विश्वास नहीं हुआ। आप इतनी अपमानजनक और आम लोगों की समझ से परे किसी चीज़ पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? वैसे सू यून ने जो कहा वह एक अमर कृषक होने के बारे में नहीं था, बल्कि उस जीन के बारे में था जो झाओई ने उसे आखिरी बार बताया था। उत्परिवर्तन स्पष्टीकरण विधि। लेकिन फिर भी इस तरह की बात अभी भी ली मिंग को अपमानजनक लगती है। तो आगे अधिकारियों को स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता है। ये वास्तव में परेशानी भरा है। चलो ऐसा करते हैं, मैं पुलिस स्टेशन को फ़ोन करूंगा और उन्हें तुम्हें समझाऊंगा। मेरा मामला पुलिस स्टेशन में दर्ज है। सू यू ने उदासी भरी सांस छोड़ी, फिर उठ खड़ी हुई और झाओई को बुलाया। जब झाओई ने सुना कि सू यून मुसीबत में है, तो वह बिना कुछ कहे उससे बात करने के लिए पुलिस स्टेशन चला गया। अंत में एलियन ब्यूरो का एक पुलिस अधिकारी ली मिंग को समझाने आया। इससे पहले सू यून कुछ भी कहने में बहुत आलसी थी। लगभग आधे घंटे बाद एलियन ब्यूरो द्वारा भेजे गए 2 पुलिसकर्मी, एक पुरुष और एक महिला, समुदाय में आए और अंततः सू यून के आवास के बाहर पहुंचे। सू यून ने दरवाजे पर दस्तक सुनी। वह तुरंत पुलिस का स्वागत करने के लिए आगे बढ़ा। सू यून को देखने के बाद पुरुष और महिला ने तुरंत आंख मिलाई। आंखों के संपर्क के माध्यम से सू यून को पता चला कि वे झाओई द्वारा भेजे गए लोग थे, इसलिए वह उन्हें अंदर ले गई और अंत में सू यून के कमरे में आई। मैंने ली मिंग को देखा जो हिलने डुलने में असमर्थ थी। मिस सू, क्या चल रहा है? पुलिसकर्मी ने हिलने डुलने में असमर्थ दिख रही ली मिंग से पूछा। पुलिस को आता देख ली मिंग चिल्लाए, मदद करो पुलिस बहन, इस अजीब महिला ने मेरी चचेरी बहन होने का नाटक किया और मुझे बेहोश करने के लिए कुछ तरीकों का इस्तेमाल किया। उसे जल्दी से पकड़ो। जब सू यून ने यह सुना तो उसे खून की उल्टी जैसा महसूस हुआ। मिस सू, क्या आपने ऐसा किया? ये 2 पुलिसकर्मी सू यून को परेशानी से निपटने में मदद करने के लिए यहाँ हैं और उन्हें सू यून के साथ सहयोग करना होगा। मैंने उसे समझाया, लेकिन वह नहीं मानी और चिल्लाती रही। मैं केवल उसके शरीर के सुन्न स्थानों पर थपकी दे सका ताकि वह कुछ देर तक हिल न सके। सू यून ने बोलना समाप्त करने के बाद वह अपनी तरफ चली गई और उससे पूछा कि मेरी पीठ पर कुछ क्लिक हुआ है। इस प्रेस को एक्यूपंक्चर बिंदु का समाधान कहा गया था, लेकिन वास्तव में ये ली मिंग के स्थिर मंत्र को मुक्त करने के लिए था। ली मिंग को अपनी पीठ में सुन्नता महसूस हुई और फिर वह हिलने डुलने में सक्षम हो गई। उसने जो पहला काम किया वह सू यून से बचना और महिला पुलिस अधिकारी के पीछे छिपना था। पुलिस बहन, इसे जल्दी गिरफ्तार करो। ली मिंग इस समय बहुत चिंतित थी। उसे चिंता थी कि उसके चचेरे भाई को कुछ हो जाएगा। जब महिला पुलिस अधिकारी ने यह देखा तो वह तुरंत अपनी हंसी नहीं रोक पाए। मिस ली मिंग, ठीक है, आपने गलती की होगी, ये वास्तव में आपकी चचेरी बहन है। उसने आपसे झूठ नहीं बोला, पुलिसकर्मी ने समझाया। जब ली मिंग ने यह सुना तो उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। उसे फिर भी यकीन नहीं हुआ और वह तुरंत महिला पुलिस अधिकारी से दूर हो गई।
असंभव, तुम मुझे धोखा देने के लिए एकजुट हुए होगे। जीन उत्परिवर्तन, दुनिया में ऐसी अजीब चीज़ कैसे हो सकती है? मुझे विश्वास नहीं होता, उसने तुम दोनों को यहाँ बुलाया है, यह मुझे धोखा देने के लिए ही होगा। ली मिंग ने कुछ कदम पीछे हटकर सोचा। 9-2-11 होना, लेकिन पुलिस वाली ने बेबसी से कहा। महिला पुलिस अधिकारी ने कहा, मिस ली मिंग, इस पर एक नज़र डालें। अगर आपको अभी भी इस पर विश्वास नहीं है और लगता है कि हम झूठे हैं, तो आप खुद कॉल करके इसकी जांच कर सकती हैं। हमारे सभी दस्तावेज प्रामाणिक और सत्यापन योग्य हैं। ये देखकर ली मिंग ने सबसे पहले एक लिया महिला पुलिस अधिकारी द्वारा भेजी गई जानकारी पर एक नज़र। ये थी सू यून की लिंग परिवर्तन की जानकारी। सबसे ऊपर वाला उसका अपना रूप था जो बिल्कुल ठीक था और दूसरा सू यून का था। ली मिंग को लगा कि चीज़ें उसकी समझ से परे होती जा रही थीं। उसे अब भी इस जानकारी पर विश्वास नहीं हुआ। फिर उसने दोनों पुलिस अधिकारियों के प्रमाण पत्र ले लिए और पुष्टि करने के लिए पुलिस स्टेशन को मौके पर बुलाया। इस बार उसने खुद फ़ोन किया और उसने ये भी कहा कि दोनों लोगों की पहचान निर्धारित करने के लिए पुलिस अधिकारियों को भेजा जाएगा। लेकिन ऐसा करने के बाद ली मिंग को सू यून की बातों पर यकीन होने लगा। क्या हर कोई सू यून के साथ अभिनय में सहयोग नहीं कर सकता? थोड़ी देर बाद 2 और पुलिस अधिकारी आए। बिना किसी अपवाद के ये दोनों लोग एलियन ब्यूरो के लोग होने का नाटक कर रहे थे। बेशक इसे नकली नहीं कहा जा सकता। यदि आप इसकी जांच करें तो भी यह सत्य है। आगंतुक ने तुरंत सू यून द्वारा बुलाए गए पुलिसकर्मी की प्रामाणिकता साबित कर दी और मौके पर ही सू यून की पहचान साबित करने के लिए सहमत हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? हे भगवान, क्या दुनिया में ऐसी अविश्वसनीय चीज़ हो सकती है? क्या तुम सच में सू यून हो? ली मिंग ने ध्यान से सू यून की अब की शक्ल की तुलना सू यून की पहले की शक्ल से की और पाया कि दोनों वास्तव में बहुत समान थे। साथ ही पुलिस की गवाही के बाद वह विश्वास करने के अलावा और क्या कर सकती थी? मैंने तुमसे कहा था, ये सच है। मैंने तुमसे झूठ क्यों बोला? सू यून ने पूछा। अरे मिस सू, उत्तेजित मत होइए। आपके साथ जो हुआ वह दुर्लभ है। इसे देश में आनुवंशिक उत्परिवर्तन का पहला मामला कहा जा सकता है। आपका चचेरा भाई इसे स्वीकार नहीं कर सकता। ये सामान्य है, आपको अभी भी उसे कुछ समय देना होगा। महिला पुलिस ने उसे रोकने का अवसर लिया। लेकिन ली मिंग को अभी भी एक समस्या है। लेकिन अगर वह औरत बन भी जाए तो उसके पास इतना पैसा क्यों है? इतने अच्छे घर में रहती है। उसने तुरंत दोबारा पूछा। वे सहमत हुए और इस मुद्दे पर विचार किया। क्योंकि यह डेक्सिया में आनुवंशिक उत्परिवर्तन का पहला मामला है, अस्पताल ने विशेष आनुवंशिक अनुसंधान के लिए सुश्री सू का मामला उच्च कीमत पर खरीदा। पुलिसवाली ने फिर समझाया। ठीक है, वैसे भी यही हुआ है। यदि मिस ली मिंग, आपके पास अभी भी कोई प्रश्न है तो आप जांच करने के लिए संबंधित विभागों में जा सकती हैं। क्या सभी विभागों को मिस सू को आपको धोखा देने में मदद नहीं करनी चाहिए? पुलिस को लगा कि मामला वैसा ही है। शेष समय केवल सू यून को ही दिया जा सकता है। उन्होंने सू यून से ली मिंग को समझाने के लिए कहा और फिर चले गए। और तुरंत ही वह सोफे पर स्तब्ध होकर बैठ गया। अरे, अगर तुम्हें सच में लगता है कि मैं अब बहुत अजीब हूं, तो मैं तुम्हें एक होटल में भेज सकता हूं ताकि तुम्हें असहजता न हो और मुझे भी असहज महसूस न हो। सू यून ली मिंग के पास गई और बोली। जब ली मिंग ने यह सुना तो उसने तुरंत अपना सिर उठाया और सू यून की ओर देखा। वह खड़ी हुई और फिर से पूछा, अभी तुमने मुझ पर कौन सा तरीका इस्तेमाल किया? तुमने मेरी पीठ को छुआ और मैं हिल नहीं सकी। अगर मैं तुम्हारी बात पर विश्वास भी कर लूं तो भी तुम इसे कैसे समझा सकते हो? वह तुरंत उठ खड़ी हुई और बोली। बहुत उसने गुस्से से पूछा। आखिरकार सू यून ने उसे अभी अभी डरा दिया था और वह बहुत दुखी थी। साथ ही उसका संदेह दूर नहीं हुआ। इसके विपरीत वह ये सुनिश्चित करना चाहती थी। मैं अब और स्पष्टीकरण नहीं देना चाहता। मैं असफल हो गया हूँ। आप जो चाहें कर सकते हैं। वैसे भी मैं अब और स्पष्टीकरण नहीं देना चाहता। मैं बहुत थक गया हूँ। सू यून को थकान महसूस हुई। ठीक है, मैं अब तुमसे ये बातें नहीं पूछूंगा। मुझे बताओ, तुम ये क्यों साबित करते हो कि तुम सू यून हो? ली मिंग ने सू यून की बाँह पकड़ ली और पूछा। सू यून ने आखिरी बार समझाने का फैसला किया और फिर चुप रही। ठीक है, मैं आपको बता दूं, जब हम बच्चे थे तो हम बाथटब में नहाते थे। इस बारे में किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। सू यून ने अपनी आंखें घुमाईं और कुछ कहा जिससे ली मिंग शर्मा गई। आप, ऐसा लगता है कि आप वास्तव में सू यून हैं। हे भगवान, मेरा चचेरा भाई अब मेरा चचेरा भाई बन गया है। ये खत्म हो गया है। मेरे चाचा के परिवार का एकल वंश विलुप्त हो जाएगा। ली मिंग को ऐसा लग रहा था जैसे आसमान गिर रहा हो। सू यून को लगा कि आज का दिन उसका सबसे बुरा दिन कहा जा सकता है। अरे, अपना समय लो और आसमान गिरने दो। मैं स्नान करने जा रहा हूँ, सू यून ने कमज़ोर होकर कहा और फिर चली गई। जहाँ तक ली मिंग की बात है, उसने वास्तव में सू यून के परिवार को इस मामले के बारे में नहीं बताया।
क्योंकि इस समय सब कुछ धुंधला है और ली मिंग उस तरह का व्यक्ति नहीं है जो लापरवाही से बात करता है, लेकिन एक बात है जिसे वह स्पष्ट रूप से समझती है। यू को लगा कि उसके चचेरे भाई के साथ कुछ हुआ होगा जिसे वह समझ नहीं पाए। वहाँ है निश्चित रूप से पुलिस जो कहती है उससे कहीं अधिक। सू यून को फिर से बाथरूम में प्रवेश करते हुए देखें। अरे ये बहुत बुरा है। अगर मुझे ये पहले पता होता तो मैंने इस छोटी लड़की को बताया होता कि मैं जियांगजू शहर में नहीं हूँ। इससे इस समस्या से बचा जा सकता था। सू यून ने अपने कपड़े उतारने के बाद शिकायत की। आप जूनियर हाई स्कूल की पहली कक्षा से छिप सकते हैं, आप 15वीं कक्षा से क्यों नहीं छिपते? देर सबेर आपको इसे समझाना होगा। जहां तक इस तथ्य की बात है कि आपने उस पर स्थिरीकरण मंत्र का इस्तेमाल किया था, इसे समझाना बहुत मुश्किल है। सू रुइन को लगा कि सू यून ने मामले को गड़बड़ कर दिया है। सू यून ने अभी नहाना शुरू ही किया था कि तभी उसकी नज़र बाथरूम के बाहर पड़ी एक आकृति पर पड़ी। बिना देखे ये निश्चित रूप से ली मिंग थी। उसने तुरंत धुंधले दर्पण में सुंदर आकृति को देखा और उसका चेहरा उतना ही अजीब लग रहा था जितना ये लग सकता था। अरे दरवाजे के बाहर वहां लेटना बंद करो, नहीं तो मैं दरवाजा खोल दूंगा ताकि तुम काफी कुछ देख सको। सू यून चिल्लाया। इस ध्वनि ने ली मिंग को डरा दिया और वह तुरंत उत्सुक हो गया। उसने सोचा कि क्या सू यून का शरीर पूरी तरह से एक महिला के शरीर में बदल गया है, लेकिन देखने में ऐसा होना चाहिए था। धिक्कार है, तुम एक औरत क्यों बन गई हो? उसका शरीर मेरे से बेहतर है, ली मिंग ने बहुत नाखुशी से शिकायत की। सू यून के स्नान करने के बाद वह अपने अंडरवियर में बाहर चली गई। इस महिला का शरीर पूरी तरह से ली मिंग की आंखों के सामने आ गया था। दूसरे शब्दों में, चाहे ली मिंग ने कुछ भी सोचा हो, सू यून का एक महिला में परिवर्तन अपरिहार्य लग रहा था। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, ली मिंग ने उसे देखा और तुरंत वहां चली गई। कितना समय हो गया जब से तुम इस आनुवंशिक उत्परिवर्तन के कारण महिला बनी हो? ली मिंग ने कमरे के दरवाजे के सामने झुकते हुए पूछा। बहुत समय हो गया, मैं भूल गया कि वास्तव में कितना समय था। सू यून ने कोठरी खोली और उसमें से कपड़े निकालने का नाटक किया, लेकिन वास्तव में उसने तियानी पल से कपड़े निकाल लिए। आपको इस तरह देखकर यह 1 या 2 दिन में नहीं हुआ होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि आप इस साल हक्सिया नव वर्ष से पहले ही ऐसी थीं? उसने पूछना जारी रखा। ठीक है, वैसे भी यह ऐसा ही है और मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। निस्संदेह आपके मन में अभी भी बहुत सारे संदेह होंगे। जब आपको बताने का समय आएगा तो मैं स्वाभाविक रूप से आपको बताऊंगा। अभी के लिए मेरी सबसे बड़ी महिला, आप मुझे बख्श दें। मैंने 1 साल में इतने शब्द नहीं कहे हैं और आज आपने मुझसे पूछा क्या आप थके हुए नहीं हैं? सू यून ने अपने पसंदीदा कैजुअल कपड़े निकाले और उन्हें पहन लिया। उसके चेहरे पर उलझन दिख रही थी। एक दूसरे को देख रहे हैं। ली मिंग ने कुछ देर सोचा। भूल जाओ, मत पूछो। वैसे भी मैं नहीं जानता कि अब आप कितना सच कहते हैं। मैं सिर्फ एक बहन हूं जो अपने भाई की परवाह करती हूं। एक बाहरी व्यक्ति के रूप में मैं पूछने की जहमत नहीं उठाता। मुझे भी नहाना है और मुझे भूख लगी है, ली मिंग ने व्यक्त किया। फिर तुम्हारे स्नान करने के बाद मैं तुम्हें खाना खाने के लिए बाहर ले जाऊंगा। वैसे भी समुदाय के सामने एक व्यावसायिक सड़क है, सू यून ने उत्तर दिया। ली मिंग भी चली गई और सू यून के कान पूरी तरह से चुप हो गए। लेकिन वास्तव में जब सू यून ने यह कहा तो उसे बहुत अधिक आराम महसूस हुआ। वह खुद को दुखी करने के लिए इसे छुपाती रही। इसके तुरंत बाद तियानजियांग गार्डन के सामने पैदल यात्री सड़क पर सू यून और ली मिंग आ गए थे। हालांकि यहां पहुंचने के बाद दोनों को शर्मिंदा होना पड़ा। ली मिंग ने उसके हाथ पकड़ लिए और कुछ नहीं कहा और सू यून को नहीं पता था कि क्या कहना है। अब वह लक्ष्य नहीं है, वह बाहर है। यिन और यांग संप्रदाय के 3 लोगों ने सू यून को देखा। हाँ, ये वही है, लेकिन हम करीब कैसे आएं? देखो, वह एलियन से घिरी हुई है, लियू मेई ने कहा। हमारे लिए उसके करीब जाना शायद मुश्किल है। इसके अलावा मैंने अन्य स्कूलों के कई अजीब लोगों की भी खोज की है। मुझे लगता है कि हम तीनों को भी खोजा जाना चाहिए था। जो शेंग ने अपने हाथ में लैपटॉप को देखते हुए आह भरी। इस व्यक्ति ने इस क्षेत्र में निगरानी प्रणाली पर आक्रमण किया और अजनबियों के कई निशान खोजे। बेशक सू यून को यह भी पता चला कि उसके आसपास कई अजीब लोग थे। क्या बहुत कुछ है, सू यून ने अपने दिल में बुदबुदाया और फिर एक रेस्तरां में प्रवेश किया। वास्तव में सू यून टेकआउट का आदेश दे सकती थी। उसने स्थिति को देखने के लिए बाहर आने का अवसर लिया। जब से वह सामने आए उसका क्या होगा? विचारों वाले लोग निश्चित रूप से एक के बाद एक सामने आएंगे। रेस्तरां में प्रवेश करने के बाद सू यून को विस्तृत दृश्य वाली एक जगह मिली और वह बैठ गई। ली मिंग भी सू यून को देखा और बैठ गया। ऐसा लग रहा था कि यह महिला सू यून के माध्यम से देखना चाहती थी। यह अफसोस की बात थी कि भले ही वह सू यून के माध्यम से देख सकती थी, यून के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन सू यून ने कुछ नहीं कहा। देखते हैं किसमें ज्यादा धैर्य है। आप दोनों देवियां कृपया ऑर्डर करें। एक वेटर उन दोनों के पास आया।
सू यून ने मेनू को लापरवाही से लिया और उसे देखा। हालांकि वह मूल रूप से इस पर मौजूद किसी भी चीज़ को नहीं पहचान पाए। अतीत में वांग लिंग ऑर्डर देने के लिए जिम्मेदार थे, अब उसे यह स्वयं करना था। उसने इसे देखा। थोड़ी देर बाद मेनू सीधे ली मेंग के सामने धकेल दिया गया। तुम्हें जो भी खाना हो खुद ही ऑर्डर कर लो, सू यून ने कहा। ली मेंग ने विनम्र हुए बिना कटौती की और सीधे कुछ अच्छे व्यंजनों का ऑर्डर दिया और फिर वेटर को मेनू वापस कर दिया। अरे, तो फिर अब से मुझे तुम्हें बहन कहने की इजाज़त नहीं है? ली मेंग ने पूछा। यह आप पर निर्भर है। वैसे भी आपने मुझे कभी भाई नहीं कहा है। यदि आप अचानक मेरे लिए सम्मानजनक उपाधि का प्रयोग करेंगे तो मैं इससे थोड़ा असहज हो जाऊंगा, सू यून ने उत्तर दिया। उदाहरण के लिए, मैं 1 महीने बड़ा हूँ। इसमें गर्व करने वाली क्या बात है? फिर आप इसे अपने परिवार को कब समझाएंगे? ली मेंग ने पूछा। सू यून ने अपना सिर हिलाया और कहा कि वह नहीं जानती। अरे, इसे भूल जाओ, यह आपका मामला है, आप खुद ही इसका पता लगा सकते हैं। अब से मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा, मैं सिर्फ आपके साथ चचेरे भाई की तरह व्यवहार करूंगा। वैसे भी कई चचेरे भाई बुरे नहीं होते हैं। ली मेंग उसने शायद इसके बारे में सोचा और सू यून को देखकर थोड़ा मुस्कुराया। ये कहने के बाद सू यून अपेक्षाकृत खुश थी। क्या ये सही नहीं है? आप मेरे वर्तमान लिंग में इतने क्यों उलझे हुए हैं? हर किसी का अपना जीवन है, लेकिन ये कहा जा रहा है मेरे चचेरे भाई के रूप में, जब से आप जियांगजू शहर में आए हैं, अगर आपको किसी भी चीज़ के लिए मेरी ज़रूरत है, अगर आप मदद करना चाहते हैं, तो आपको पूछना होगा, आप जानते हैं। सू यून भी मुस्कुराए। जब तक वह उससे महिला बनने के बारे में नहीं पूछती, सब कुछ ठीक रहेगा। ठीक है, वैसे वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान ने आपके जीन का अध्ययन करने के लिए कितना खर्च किया? ली मेंग ने पूछा। सू यून हंसी, फिर अपना हाथ उठाया और ली मेंग की ओर एक उंगली बढ़ा दी। ली मेंग चौंक गई। है ना, 100 मिलियन? ली मेंग ने घबराहट से अनुमान लगाया। आखिरकार सू यून का निवास कम से कम 10 मिलियन से शुरू होना चाहिए। हाँ हाँ, मैं और तुम्हारा भाई अब अमीर माने जाते हैं, सू यून ने गर्व से कहा। वह भले ही दूसरों के सामने ऐसा बचकाना रूप न दिखाए, लेकिन अपने चचेरे भाई के सामने वह खुद को गौरवान्वित महसूस किए बिना नहीं रह पाती। आह, मेरी प्यारी प्यारी, मेरे साथ इतनी अच्छी बात क्यों नहीं हुई? ली मेंग ने तेजी से सांस लेते हुए अपने छोटे से दिल को ढांकते हुए कहा। सू यून ने अपनी आंखें घुमाईं और फिर कुछ कहा। यह वह कीमत है जो मैंने एक महिला बनने के लिए चुकाई है। मैंने तुम्हें एक पुरुष बनने दिया और तुम्हें 100 मिलियन दिए। क्या तुम तैयार हो? लेकिन अफसोस की बात है कि ली मेंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के सू यून के सवाल का जवाब दिया। आप क्यों नहीं चाहते? क्या आपको लगता है कि हम महिलाएं खुश हैं? 100 मिलियन की तो बात ही छोड़िए, भले ही आप मुझे पैसे न दें और मुझे अपना लिंग बदलने का विकल्प न दें, मैं बिना किसी हिचकिचाहट के एक पुरुष बनना चुनूंगी, ली मेंग ने गंभीरता से कहा। ली मेंग के जवाब से सू यून को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहा जाए, क्योंकि लोग अलग अलग हैं। कुछ पुरुष सोचते हैं कि इस युग में महिलाओं का साथ पाना आसान है और सोचते हैं कि महिला बनना बेहतर है, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो सोचती हैं कि महिला बनना बेहतर है। मैं पुरुषों के अधिक स्वतंत्र होने से ईर्ष्या करती हूं और महसूस करती हूं कि पुरुष अच्छे होते हैं, लेकिन वास्तव में प्रत्येक के अपने फायदे और नुकसान हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि आप अपना लिंग क्यों बदलना चाहते हैं। सू यून वास्तव में अनुमान लगा सकती थी कि उसका चचेरा भाई लिंग क्यों बदलना चाहता था, लेकिन वह ली मेंग को अपना आंतरिक अनुमान नहीं बताती थी। ठीक है, वैसे भी मैं अभी तक इसका विशेष आदी नहीं हूँ। यदि संभव हो तो मैं वापस पुरुष बनना चाहूँगा, सू यून ने उत्तर दिया। लेकिन ली मेंग के अगले शब्दों ने सू यून को लगभग मौत के घाट उतार दिया। ईमानदारी से, सू यून, आनुवंशिक उत्परिवर्तन के बारे में अविश्वसनीय बात के अलावा, मुझे लगता है कि आपके लिए एक महिला होना अधिक उपयुक्त है, ली मेंग ने गंभीरता से कहा। यह सुनकर सू यून दुखी हो गई। सू रुइन ने भी यही कहा और अब उसके चचेरे भाई ने भी यही कहा। क्या ऐसा हो सकता है कि वह सचमुच एक पुरुष के रूप में विफल रही हो? क्यों? सू यून ने पूछा। क्योंकि तुम लड़के, 27 साल की उम्र में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही या प्यार नहीं हुआ, और तुम एक जीवित ओटाकू हो, इसलिए तुम एक महिला बन सकती हो, शादी करने के लिए एक आदमी ढूंढ सकती हो और एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी माँ और घर में एक गृहिणी बन सकती हो। क्या यह आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है स्वभाव? ली मेंग ने गंभीरता से उत्तर दिया। सू यून अवाक थी। इस लड़की की बातें बेहद चौंकाने वाली थीं। भूल जाओ, विषय बदल देते हैं। सू यून ने तुरंत विषय छोड़ दिया। जल्द ही खाना परोसा गया और भाई बहन खुशी खुशी खाना खाने लगे। लेकिन भोजन के लगभग आधे समय बाद कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। अचानक उनके कानों से एक बड़ी गर्जना निकली, मानो कुछ फट गया हो। ये सब बहुत अचानक हुआ। क्या चल रहा है? विस्फोट कहाँ से हुआ? तियानजियाटोंग के कर्मचारी जो सू यून के आसपास पहरा दे रहे थे, उन्होंने तुरंत चारों ओर देखा।
किसी ने करीब से देखा तो पाया कि कुछ ही दूरी पर सड़क किनारे खड़ी एक कार में विस्फोट हो गया। दुर्भाग्यवश उस स्थान पर कोई नहीं था। इससे राहगीर डर गए। एलियन ब्यूरो के लोग तुरंत देखने के लिए वहां पहुंचे। एक नज़र सू यून, जो 100 मीटर दूर खाना खा रहा था, तुरंत उठ खड़ा हुआ और बाहर देखने लगा। क्या गलत है, क्या गलत है, कुछ फट गया। ली मिंग इतना डर गया कि वह तुरंत खड़ा हो गया और सू यून की बाह को गले लगा लिया। सू यून ने अपनी चेतना से इसे स्कैन किया और पाया कि बाहर एक साइकिल में विस्फोट हुआ है। ये बहुत अचानक था। आसपास छिपे त्यानजियाटों कर्मचारी पहले ही जांच करने जा चुके थे और हर जगह अराजकता थी। धिक्कार है, इससे लोगों को खाने पर भी चिंता नहीं होती। सू यून को पता था कि कुछ लोग अधीर होंगे और फिर से कार्रवाई करना चाहेंगे। और यह सिर्फ एक विस्फोट नहीं था। कुछ ही समय बाद नोमैंस लैंड में एक और कार में विस्फोट हो गया। लगातार हो रहे धमाकों से इलाका अफरा तफरी में तब्दील हो गया। सू यून, क्या गलत है? क्या यह आतंकवादी हमला है? यह इतना दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता। ठीक है, ली मिंग ने बेहद असहज महसूस करते हुए अपने चारों ओर अराजक भीड़ को देखा। लेकिन इसी समय अराजक भीड़ के बीच सू यून की नज़र में एक आकृति दिखाई दी। ये व्यक्ति टोपी पहने हुए था, शीशे की खिड़की के बाहर खड़ा था और अपने होंठ सू यून की ओर बढ़ा रहा था। मिस सू, यदि आप नहीं चाहती कि आपके आसपास की लड़कियां प्रभावित हों तो कृपया शाम को 12 बजे के बाद आएं। इस व्यक्ति ने वास्तव में सू यून को संदेश भेजने के लिए दिव्य आवाज प्रसारण के समान एक विधि का उपयोग किया था। ये सू यून को रात में उनसे मिलने के लिए समय खोजने के लिए कहना था। ये कौन था, ये फिलहाल स्पष्ट नहीं है। यदि ली मिंग आसपास नहीं होती तो सू यून तुरंत इस व्यक्ति को पीटने या यहाँ तक कि उसे मारने के लिए निकल जाती। उस आदमी की बात खत्म होने के बाद वह तुरंत गायब हो गया। आसपास से किसी विस्फोट की आवाज नहीं आई और सब कुछ तुरंत शांत हो गया। सू यून, क्या हो रहा है? चलो वापस चलते हैं, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। वह मदद नहीं कर सकी और तुरंत बोली। सू यून ने कुछ देर सोचा और आखिरकार ली मिंग के साथ रेस्तरां छोड़ दिया। बेशक उसने बिल का भुगतान भी किया। कई लोगों ने अव्यवस्था का फायदा उठाया और बिल का भुगतान किए बिना ही चले गए। सू यून की चेतना ने 100 मीटर के क्षेत्र को कवर किया। एलियन ब्यूरो के लोगों के अलावा उसने कम से कम 30 अज्ञात एलियंस को देखा। ये लोग उसके लिए आ रहे होंगे और उनमें से 10 में से 9 लोग हैं। विदेशी दुनिया में विभिन्न संप्रदायों से आते हैं। यह अराजकता का फायदा उठाने और उसे बुलाने के लिए लोगों को भेजने के लिए था। सामान्य परिस्थिति में इन लोगों का 100 मीटर के दायरे में आना असंभव होगा। विस्फोट की स्थिति की जांच करने के बाद त्यानजियाटों के कर्मचारी तुरंत सख्त दिखे। वे जानते थे कि यह बाघ को लुभाकर पहाड़ से दूर ले जाने के लिए था। ये तब फटा जब आसपास कोई नहीं था और यह किसी आतंकवादी हमले जैसा नहीं लग रहा था। उसने केवल आधा खाना खाया, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। सू यून बहुत गुस्से में थी। उसने महसूस किया कि उसका सामान्य जीवन गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है और इससे उसके आसपास के लोग भी खतरे में पड़ गए हैं। अपने निवास पर लौटने के बाद सू यून गहरी सोच में पड़ गई। उसे वास्तव में बंदरों को डराने की ज़रूरत हो सकती है। निर्मम हुए बिना आप गलत इरादों वाले इन लोगों को उससे दूर नहीं रख सकते। धिक्कार है, मेरा पेट भी नहीं भरा है। घर लौटते ही ली मिंग ने गुस्से में कहा। हो सकता है कि किसी सुविधा में विस्फोट हो गया हो। कोई बात नहीं, तुम वापस सो सकती हो। सू यून ने उसे सांत्वना दी। ली मिंग को आज बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ा और वह वास्तव में थोड़ी थकी हुई थी, इसलिए उसने सू यून को नमस्ते कहा और अपने कमरे में लौट आए। उसके वापस जाने के बाद सू यून बालकनी में आए और झाओ यी को फ़ोन किया। श्रीमान झाओ, वे लोग वास्तव में कुछ ज़्यादा ही हैं। मुझे लगता है कि मुझे और अधिक क्रूर होने की ज़रूरत है और उन्हें दूर रहने के लिए कहना चाहिए मुझसे, मेरे रिश्तेदारों और दोस्तों से, बस इतना ही। सू यून ने यह कहने के बाद फ़ोन रख दिया। जब येरेन ब्यूरो के झाओ यी ने यह सुना तो उन्होंने उदास भाव से तुरंत अपना फ़ोन उठाया और फिर एक विशेष सॉफ्टवेयर खोला। ये सॉफ्टवेयर येरेन दुनिया के विभिन्न स्कूलों के लिए एक संचार समूह है। येरेन को भी समय के साथ तालमेल बिठाना होगा। झाओ यी ने प्रत्येक समूह को बेरहमी से एक संदेश भेजा। अरे अरे अरे, आप में से जो लोग जियांगजू शहर में परेशानी पैदा कर रहे हैं, मेरी बात सुने। मुझे तुम्हें याद दिलाना है कि तुम आग से खेल रहे हो। तुम्हें पता है, जिस आदमी के आप करीब जाना चाहते हैं वह बेहद खतरनाक व्यक्ति है। निर्णय लेने के लिए अपने सामान्य ज्ञान का प्रयोग न करें। वह पहले से ही गुस्से में है और कहती है कि अगर तुम उससे दूर नहीं रहोगे तो तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। और मेरे द्वारा पकड़े मत जाओ। यदि तुम मेरे द्वारा पकड़े गए तो तुम सभी को ब्यूरो में डाल दिया जाएगा। झाओ यी ने गुस्से में कहा। इन समूहों में तुरंत कुछ अजनबी जो स्थिति से अनजान थे झाओ यी से पूछने आए कि क्या हुआ। श्रीमान झाओ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? हम सभी कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं और हम कोई भी सामाजिक कार्य लापरवाही से नहीं करेंगे। बकवास मत करो, किसी ने जवाब में लिखा।
फिर एक के बाद एक झाओ यी इतने गुस्से में थे कि उन्होंने अपने सेल फोन पर बेतहाशा क्लिक करना शुरू कर दिया। उसी समय तियानजियांग गार्डन के आसपास के अजनबी मूल रूप से अपने मोबाइल फोन पर झाओ यी के चेतावनी संदेशों को देख रहे थे। एक नज़र डालने के बाद इन लोगों ने तिरस्कारपूर्वक नाक में दम कर दिया। वे झाओ यी की धमकी से डरते नहीं हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार बहुत सारे लोग आ रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि वाकई कुछ बड़ा होने वाला है। जल्द ही शाम के 12 बजे के बाद सू यून चुपचाप ली मेंग के कमरे के दरवाजे पर आए। ये सुनिश्चित करने के बाद कि दूसरा पक्ष पूरी तरह से सो गया है, वह बालकनी से बाहर उड़ गई। सू यून का चेहरा इस समय जानलेवा इरादे से भरा हुआ था और वह बेहद तेज गति से तियानजियांग समुदाय से लगभग 1000 मीटर पूर्व में एक परित्यक्त कारखाने की ओर उड़ गई। इस वक्त फैक्ट्री में कई लोग खड़े थे। निस्संदेह वे लियू मेई के लोग नहीं थे, बल्कि लोगों का एक अन्य समूह थे। कुल मिलाकर 5 लोग थे, जिनमें से सभी की उम्र ज्यादा नहीं थी। क्या वह आएगी? किसी ने पूछा। मुझे ऐसा लगता है मास्टर, क्या उन्होंने यह नहीं कहा कि यह औरत बहुत ताकतवर है? चूंकि वह बहुत मजबूत है, वह निश्चित रूप से नहीं डरेगी। इसके अलावा मैंने उससे याद दिलाया कि अगर वह नहीं आएगी तो भी हम उसे परेशान करेंगे। मुझे विश्वास है कि वह आएगी। जिस आदमी ने कुछ समय पहले दूर से सू यून को संदेश भेजा था, उसने शांति से कहा। यह विदेशी दुनिया में सबसे अधिक लोगों की संख्या वाले संप्रदायों में से एक है। हालांकि यह संप्रदाय तियानमेन की तुलना में अधिक ईमानदार है, उनका व्यवहार अधिक कट्टरपंथी है और वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ असाधारण चीजें कर सकते हैं। अरे फूयान, क्या यहाँ कोई है? 5 लोगों में से एक 30 वर्षीय व्यक्ति ने पूछा। वह एक किशोर लड़की के बारे में पूछ रहा था। लड़की अजीब आंखों से आसपास की स्थिति देख रही थी। उसकी दृष्टि में रात भी दिन के समान थी और उसका असर इमारत में घुसने जैसा था। मैंने किसी को आते हुए नहीं देखा। क्या ये औरत आने से डरती है? लड़की ने पूछा। कई लोग थोड़े सोच में पड़ गए, लेकिन जैसे ही लड़की ने बोलना खत्म किया, एक ही समय में कई लोगों के कानों में तेज गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। नहीं, दाओ संप्रदाय की बिजली तकनीक, जल्दी से इससे बचें। 5 में से सबसे ताकतवर व्यक्ति ने तुरंत देखा कि उसके सिर के ऊपर से बल गिर रहा है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मैंने देखा कि आसमान से 5 वज्र गिर रहे थे, जो 5 लोगों को मार रहे थे, और 5 लोग बिजली के झटके से मर रहे थे और बार बार चिल्ला रहे थे। ये कैसे संभव है? ताओवादी संप्रदाय की श्रेष्ठ ताओवादी तकनीक, थंडर मेथड। आखिरकार उन्हें समझ आया कि झाओ यी की पिछली चेतावनी कोई मजाक नहीं थी। उन 5 के पास विरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी, लेकिन सू यू दयालु लग रही थी। यदि दया न होती तो ये लोग झुलसी हुई धरती में बदल गए होते। वर्तमान में वह बिजली के झटके से स्तब्ध हो गया, जमीन पर गिर गया, धुएं से ढक गया और उसकी आधी जान चली गई। उनके बेहोश होने के बाद सू यून आसमान से गिरकर 5 लोगों के सामने आ गिरा। क्या तुम में इस छोटे से कौशल से मुझे चुनौती देने का साहस है? तुम मेरी साधारण गड़गड़ाहट से भी नहीं बच सकते। सू यून कुछ लोगों के पास गई और तिरस्कारपूर्वक कहा। हालांकि ये 5 लोग मर तो नहीं पाए, लेकिन बच भी नहीं पाए, गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें ठीक होने के लिए कम से कम 1 महीने तक बिस्तर पर रहना होगा, और उन्हें एलियन ब्यूरो द्वारा हिरासत में लेना पड़ा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका उद्देश्य क्या था। सू यून अब इसके बारे में बात नहीं करना चाहती थी। वह बस इन सभी लोगों को साफ करना चाहती थी। फिर सू यून ने झाओ यी को बुलाया और झाओ यी को आकर सफाई करने को कहा। कॉल करने के बाद सू यून ने अपने आसपास छिपे अन्य संप्रदायों की तलाश शुरू कर दी और जल्द ही एक छोटे से होटल में कई लोगों को पाया। सू यून ने प्रवेश करते ही उन्हें समझाने या बहस करने का कोई मौका नहीं दिया। उन्हें हिंसक तरीके से पीटा गया, बेहोश कर दिया गया और झाओ यी से उनसे निपटने के लिए कहा गया। झाओ यी आज रात बहुत व्यस्त हैं, लेकिन सू यून की हरकतें फिर भी जो शेंग द्वारा खोजी गईं, जो निगरानी प्रणालियों पर हमला करने में अच्छा था। वे तीनों इस समय एक कमरे में सू यून को उस संप्रदाय के कई अजनबियों को अपने साथ रखते हुए देख रहे थे, जिन्हें उन्होंने पहले खोजा था। क्या ये लीफा है, मेरी माँ? ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि कुछ समय पहले किसी बेवकूफ़ ने उसे धोखा दिया था। यह महिला अब अनुचित हो गई है और आसपास छिपे सभी अजनबियों से निपटना चाहती है। गुओ हाओ ने स्क्रीन की ओर देखा, सुन्न खोपड़ी से कहा। कोई रास्ता नहीं था। सू यून को इन लोगों से निपटना था जो उनसे कमज़ोर नहीं थे। जैसे ही वे मिले, इसलिए उन तीनों से निपटने में कोई समस्या नहीं थी। तुम अभी भी क्या कर रहे हो? भाग जाओ, लियू मेई ने उन दोनों को याद दिलाया। तीनों लोगों ने बिना सोचे समझे जल्दी से खिड़की खोली और भाग गए। हालांकि सू यून पहले से ही इन 3 लोगों पर दूर से नजर रख रही थी, इसलिए जिस समय वे भागे, रात के अंधेरे में सू यून की आकृति पहले से ही उनके सिर के ऊपर थी। सिर्फ इसलिए कि यह स्थान कार्रवाई करना विशेष रूप से आसान नहीं था, सू यून ने तुरंत कार्रवाई नहीं की। इसके बजाय जब उन्हें लगा कि वे सुरक्षित हैं तो वह कार्रवाई करने के लिए तैयार हो गई। वे तीनों हजारों मीटर दौड़कर एक गली में छिप गए। मैं बुरी तरह डर गया था।
आपको उसका पीछा नहीं करना चाहिए, ठीक है? उसे अभी हमसे दूर नहीं होना चाहिए। हमने अभी भी इस महिला को कम आंका है। यह महिला वास्तव में उतनी ही शक्तिशाली हो सकती है जितना वीडियो में दिखाया गया है। लियू मेई ने हौंफते हुए कहा, अरे, क्या तुमने उस आदमी पर आकर्षण तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया था जो पिछली बार इस महिला के साथ रहता था? क्या तुम्हें उसके मुंह से इस महिला के बारे में विवरण नहीं मिला था? गुओ हाओ ने पूछा, कृपया, मेरी विधि सर्वशक्तिमान नहीं है। इसके अलावा, वह व्यक्ति मेरे प्रलोभन का विरोध कर रहा है। यह अच्छा होगा यदि मैं इस महिला का पता पूछ सकूं। लियू मेई ने अपनी आंखें घुमाईं और कहा। लेकिन जैसे ही दोनों बहस कर रहे थे, उन तीनों के कानों में एक ठंडी और कटु आवाज़ सुनाई दी। ओह, क्या तुमने कभी शाही कब्र देखी है? सू यून की आवाज़ इतनी अचानक आई कि उन तीनों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जब उन्होंने प्रतिक्रिया की तो ये बर्फ की गुफा में गिरने जैसा था। उन्हें लगा कि उनके पीछे 10,000 साल पुराना बर्फ का टुकड़ा है। तू कई लोग मुड़ने वाले थे, लेकिन शान सुयून ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। लेकिन सुयून ने उन तीनों पर सीधे गड़गड़ाहट से हमला नहीं किया, यानी उन्होंने उन्हें अचंभित करने के लिए सरल तरीकों का इस्तेमाल किया। क्योंकि सुयून को यह पता लगाने की ज़रूरत थी कि इन तीन लोगों ने वांग लिंग के साथ क्या किया था। उसने मूल रूप से सीधे कार्रवाई करने की योजना बनाई थी, लेकिन उसने लियू मेई को यह कहते हुए सुना कि उसने आकर्षण का उपयोग करके वांग लिंग से अपने बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जिससे वह थोड़ा असहज हो गई थी। शांत हो जाएं, वह जानती है कि आकर्षण क्या है, क्योंकि वह भी ऐसा कर सकती है। सू यून ने एक गहरी सांस ली, फिर तीनों लोगों को पकड़ लिया और तियांजियांग नदी के ठीक किनारे एक सुदूर और निर्जन स्थान पर चली गई। उसने लोगों के कई समूहों के साथ काम किया है और अनुमान है कि कुल संख्या 20 से अधिक लोगों की है। इन लोगों को वर्तमान में झाओ यी द्वारा नियंत्रित किया जाता है, लेकिन 3 लियू मेई लोगों को सू यू द्वारा अकेले यहाँ लाया गया था। नदी के किनारे पहुंचने के बाद उसने उन तीनों को समुद्र तट पर छोड़ दिया और उन्हें जगाया। जैसे ही उन तीनों की नींद खुली तो उन्होंने खुद को नदी के किनारे पड़ा हुआ पाया। वे तुरंत थोड़ा घबरा गए। आखिरकार इस बार उन्हें समझ आ गया कि उनके सामने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे वे संभाल सकें। जब वे मिले तो वे होश खो बैठे, तो वे कैसे लड़ सकते थे? आप क्या करने जा रहे हैं? जब लियू मेई को पता चला कि वह एक सुनहरी ऊर्जा श्रृंखला में फंस गई है, तो उसने घबराहट में सुयू की ओर देखा। उसने सोचा कि सू यून उन्हें मारने जा रहा है। मिस सू, हम तीनों का कोई नुकसान नहीं है। हम यिन से आते हैं, विदेशी दुनिया में यांग संप्रदाय, और यह संप्रदाय के बुजुर्ग थे जो आपसे संपर्क करने आए थे। कल रात विस्फोट हमारी वजह से नहीं हुआ था। गुओ हाओ ने भी तुरंत समझाया। उन तीनों ने अपने सामने सू यून को देखा और फिर अपने पीछे तियांजियांग को देखा। उनके दिल डर से भर गए। हाँ, बताओ, तुमने मेरे दोस्त के साथ क्या किया? सू यून उन तीनों के पास गई और पूछा। जैसे ही तीनों लोगों ने ये सुना, उन्होंने जल्दी से समझाया। वरिष्ठ, मैंने आपके मित्र को सोते समय बेहोश करने के लिए भ्रम का प्रयोग किया और फिर उससे आपका नया पता प्राप्त किया। हम वादा करते हैं कि हमने उसके साथ कुछ नहीं किया। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप कॉल करके पुष्टि कर सकते हैं। बस एक क्षण, लियू मेई ने समझाया। वास्तव में सू यून को मूल रूप से यकीन था कि वांग लिंग सुरक्षित था। ये वांग लिंग को स्थानांतरित करने से पहले होना चाहिए था। उसने सिर्फ पुष्टि करने के लिए कॉल करने की योजना बनाई थी। अरे, आप आकर्षण की कला का अभ्यास करते हैं, है ना? मैं उत्सुक हूं, तुमने मेरे उस दोस्त को कैसे आकर्षित किया? सू यून ने लियू मेई पर ध्यान केंद्रित किया। लियू मेई को थोड़ी देर के लिए बोलने में थोड़ी शर्म आ रही थी, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसने फिर भी उस रात जो कुछ भी हुआ वह सू यू को बताया। सू यून ने यह सुनने के बाद बार बार चौंका दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि बूढ़ा कुंवारा वांग लिंग उसके सामने वाली महिला के साथ अंतरंग व्यवहार करेगा। भले ही यह सिर्फ निष्क्रिय था, फिर भी यह अंतरंग व्यवहार था। उसने लियू मेई पर एक और नज़र डाली। यह महिला दिखने में बुरी नहीं थी और उसका फिगर भी बहुत अच्छा था। वह वांग लिंग की प्रेमिका के रूप में बहुत उपयुक्त लग रही थी। लियू मेई ने देखा कि सू यून उसे अजीब तरह से देख रही थी और वह समझ नहीं पाई कि सू यून ने उसे इस तरह क्यों देखा। क्या ऐसा है? खैर, आपकी ईमानदारी की खातिर मैं आपको जाने दूंगा और एलियन ब्यूरो में नहीं भेजूंगा। खैर, तुम्हारा नाम क्या है? क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है? सू यूनजियांग लियू मेई ने पूछा। मेरा नाम लियू मेई है और मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। पूछे जाने पर लियू मेई एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। सू यून ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। यह अच्छा है। वैसे तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? गपशप करना बंद करो। सू यून ने अब लियू मेई के बारे में नहीं पूछा, बल्कि उनके उद्देश्य के बारे में पूछा। वास्तव में हम नहीं जानते। हम केवल इतना जानते हैं कि हमारे ताओवादी संप्रदाय में वरिष्ठ लोग हैं। मुझे आशा है कि आप ताओवादी संप्रदाय मुख्यालय जा सकते हैं। हम वास्तव में कल सुबह गए थे, लेकिन आप उस समय घर पर नहीं थे। गुओ हाओ ने कहा। सू यून समझ गई। उसे लगा कि सुबह उसके घर में कोई आया है और वो ये 3 लोग होंगे। मुझे पता है, चलो चलें।
ओह, वैसे लियू मेई, मुझे अपनी संपर्क जानकारी छोड़ दो। अगर मैं इसके बारे में सोचूंगा तो मैं आपसे संपर्क करने की पहल करूंगा। सू यू मुस्कुराए और उन तीनों को बंधन मुक्त किया और फिर पाया कि लियू मेई ने एक संपर्क नंबर मांगा था। स्वाभाविक रूप से लियू मेई मना नहीं करेगी, लेकिन वह कैसे जान सकती थी कि सू यू अपने अच्छे भाई के लिए यह मांग रही थी। ये सब करने के बाद सू यून आकाश में उड़ गई और उन तीनों को भ्रमित भावों के साथ छोड़कर चली गई। इस वरिष्ठ का क्या मतलब है? क्या वह अब भी उड़ सकती है? वह कितनी मजबूत है? गुओ हाओ ने असमंजस में पूछा। इस समय येरेन बयूरो के चिकित्सा कार्यालय में 20 से अधिक स्तब्ध संप्रदाय के एलियंस का इलाज मेडिकल एलियंस द्वारा किया जा रहा था। इन सभी लोगों में एक बात समान है, बिजली गिरने से वे सभी स्तब्ध रह गए, इसलिए उनके शरीर के बाल सीधे खड़े हो गए और उनकी त्वचा की सतह जली हुई थी। लेकिन एलियन बयूरो ने अप्रत्याशित रूप से पाया कि इनमें से कोई भी व्यक्ति एलियन बयूरो की सूचना फाइलों में नहीं था। दूसरे शब्दों में, वे सभी एलियन वर्ल्ड संप्रदाय द्वारा गुप्त रूप से विकसित शिष्य थे। डायरेक्टर, काफ़ी देर तक जांच करने के बाद पता चला कि फाइल में कोई नहीं है। मुझे डर है कि वे उन संप्रदायों के शिष्य होंगे जिनकी रिपोर्ट नहीं की गई है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हमें इन लोगों का कोई निशान नहीं मिल पा रहा है। वे सभी अजनबी हैं। झाओ यी के बगल में एक महिला कर्मचारी ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। झाओ यी भी बहुत बदसूरत लग रही थी। तो इन संप्रदायों में कितने अजनबी फाइलों में नहीं हैं? सौभाग्य से सू यून ने इन सभी लोगों को एक सांस में नहीं मारा। अगर उसने उन सबको मार डाला तो मुसीबत बड़ी हो जाएगी। आज विदेशी दुनिया के प्रमुख संप्रदायों में अधिक शिष्य नहीं हैं। अगर एक साथ 3 या 4 को मार दिया जाए तो वे पागल हो जाएंगे। और इनमें से कोई भी व्यक्ति कमज़ोर नहीं है। उन्होंने विशेष उपकरणों के साथ उनका परीक्षण किया और पाया कि उन सभी में कम से कम 20 स्तर के एलियन की ऊर्जा में उतार चढ़ाव है। ये ठीक है, चिंता मत करो, वे निश्चित रूप से इस पर दावा करेंगे, लेकिन मैं उस व्यक्ति को आसानी से उन्हें वापस नहीं लौटाऊंगा। झाओ यी ने बोलना समाप्त करने के बाद एक भयावह मुस्कान दिखाए। उसने अपना फ़ोन उठाया और एक एक करके इन बेहोश अजनबियों की तस्वीरें लीं और फिर उन्हें ग्रुप चैट में भेज दिया। आओ सब लोग, उन पर दावा करें। आओ और देखो कि क्या तुम्हारे कुलीन संप्रदाय का कोई शिष्य है। वे सब लेटे हुए हैं और उनका आधा जीवन ही शेष है। मैं पहले ही इस बात पर सहमत हो चुका हूं कि इन लोगों के इलाज का खर्च एक पैसा भी नहीं लिया जाएगा। ये कम नहीं हो सकता और मुझे आशा है कि सभी बड़े मालिक इलाज की लागत को हमारे जियांगजू सिटी फॉरेन अफेयर्स ब्यूरो के वित्त में स्थानांतरित कर देंगे। ओह, ये भी सबसे अच्छा है कि किसी को मुझे ये समझाने के लिए भेजा जाए कि इन लोगों के साथ क्या हो रहा है। यदि आप प्रतिनिधियों को नहीं भेजते हैं तो मुझे खेद है। मैं उन सभी को मुख्यालय भेजूंगा और मुख्यालय को आपसे संवाद करने दूंगा। नागवार, झाओ यी ने भयावह मुस्कान के साथ कहा। इस समय समूह में सन्नाटा छा गया और अब कोई भी झाओ यी की आलोचना करने के लिए बाहर नहीं निकला। फोन के पीछे मौजूद सभी लोग ग्रुप में तस्वीरें देख रहे थे और बहुत डरे हुए थे। लीफा, ऐसा लगता है कि इस महिला की पृष्ठभूमि वास्तव में सरल नहीं है। अकेले इन बच्चों के साथ उसे हिला पाना असंभव लगता है। अरे, उसका सिर बड़ा है, वह उसे कैसे वापस पा सकती है? उसी समय लोंगहू पर्वत दाओमिन मुख्यालय में ताओवादी वुजी अपने चेहरे पर एक बड़ा सिर रखकर कमरे में बैठे थे। यहाँ के आधे लोग अपने ताओवादी संप्रदाय द्वारा बाहर भेजे गए थे और गुप्त रूप से विकसित शिष्य थे। अब वे सभी बेनकाब हो गए हैं। मास्टर, ऐसा लगता है कि इन लोगों में अभी भी 3 लोग लापता हैं। यिन और यांग संप्रदाय के 3 लोग उनमें से नहीं हैं। ताओवादी वुजी के बगल में एक मध्यम आयु वर्ग के ताओवादी पुजारी ने तुरंत कहा। अरे, तो क्या हुआ अगर मैं यहाँ नहीं हूँ? 20 से अधिक लोगों की देखभाल की गई है। भले ही वे संयोग से भाग जाएं, वे फिर से एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते। दूसरे पक्ष के पास इन सभी बच्चों को मारने की क्षमता है। ये दया दिखा रहा है। हमें दोबारा न जाने की चेतावनी दी गई है। उसे परेशान करो, ताओवादी वुजी ने कहा। उसकी आंखें सू यून पर लौट आईं। सू यून के वापस आने के बाद उसने सबसे पहले ली मेंग की स्थिति की जांच की और सुनिश्चित किया कि दूसरा पक्ष अभी तक जाग नहीं रहा है। फिर वह अपने कमरे में लौट आए और सुबह होने तक नहीं उठी। उठने के बाद सू यू ने तुरंत वांग लिंग को बुलाया। अरे, इतनी सुबह हो गई दूसरे भाई, हम पहले ही अलग हो चुके हैं और तुम अब भी नहीं चाहते कि मैं अच्छी नींद लूं। वांग लिंग की आलसी आवाज़ मोबाइल फ़ोन से आई। सो मत, लाओ वांग, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबर है। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड हो सकती है। सू यून ने मुस्कुराते हुए कहा। वांग लिंग, जो अभी भी भ्रमित था, तुरंत बिस्तर से कूद गया। गर्लफ्रेंड? मुझे मेरी गर्लफ्रेंड कहाँ से मिली? वांग लिंग को आश्चर्य हुआ। हालांकि वह पहले से ही एक अमीर आदमी था, लेकिन वह नहीं जानता था कि इसका उपयोग कैसे किया जाए क्योंकि वह थोड़े ही समय में अमीर हो गया था और उसने अभी तक किसी को खोजने के बारे में नहीं सोचा था। दोस्त, सू यून जल्दी से मुस्कुराए और वांग लिंग को लियू मेई के बारे में बताया।
वांग लिंग ने पहले सोचा कि सू यून उसे चिढ़ा रही है, लेकिन क्योंकि यह घटना कुछ दिन पहले हुई थी, वांग लिंग को अभी भी कुछ आभास था। नहीं, मैंने सोचा था कि यह एक सपना था, लेकिन मेरे साथ सेक्स करना एक वास्तविक सुंदरता बन गया। सू यून का स्पष्टीकरण सुनने के बाद वांग लिंग आश्चर्यचकित और घबराया हुआ था। इस लड़की का फिगर बहुत अच्छा है और लुक अच्छा है, लेकिन वह एक अजनबी है। क्या आपके पास उसे जीतने का आत्मविश्वास है? ओह, इसे भूल जाओ, मुझे नहीं लगता कि आप ये कर सकते हैं, सू यून ने कहा। फॉर्ड, अब मेरे पास बहुत सारा पैसा और आत्मविश्वास है। जब तक तुम उसे मुझसे मिलवाने की हिम्मत करो, मैं उसके पीछे जाऊंगा। वांग लिंग चिंतित हो गया। यार, तुम्हें दूसरे कैसे ना कह सकते हैं? अरे ठीक है, मैं तुम्हें एक फ़ोन नंबर दूंगा और तुम उसे एक दोस्त के रूप में जोड़ सकते हो। सू यून ने तुरंत लियू मेई का फ़ोन नंबर वांग लिंग को सौंप दिया। ये सब करने के बाद सू यून एलियन ब्यूरो में जाने वाली थी। आखिरकार वह ये भी देखना चाहती थी कि क्या झाओ यी ने इन लोगों के बारे में जानकारी हासिल कर ली है। लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसका सामना ली मेंग से हुआ। तुम क्या कर रहे हो? वह सुबह सुबह मेरे दरवाजे पर था। सू यून लगभग उससे टकरा गई। ली मेंग ने सू यून को अजीब नज़र से देखा। तुम किसे बुला रहे हो कुतिया? ली मेंग ने पूछा। मेरे जैसे दोस्तों, चले जाओ, ऐसे मत रहो। क्या तुम आज नौकरी ढूंढने नहीं जा रहे हो? तुम जाकर अपना चेहरा क्यों नहीं धोते और अपने दांत ब्रश नहीं करते? वैसे तुम मेरे सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग अपनी तरह कर सकते हो जैसे। सू यून ने लापरवाही से कहा। आपकी सामग्री का उपयोग कौन करना चाहता है? यह ऐसा है जैसे मेरे पास यह नहीं है। अरे लेकिन हे, चूंकि तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मेरे लिए इसे तुम्हारे लिए उपयोग करना ठीक है, बहन। हे, ली मेंग ने कहा। जैसे ही वह बोला, वह खुशी से अगले कमरे में भाग गया। मजाक कर रहा हूँ, उसकी दिलचस्पी कैसे नहीं हो सकती? यहाँ की कई चीज़ें उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुएं थीं। वह समझ नहीं पा रही थी कि अगर सू यून उन्हें पसंद नहीं करती तो वह उन्हें क्यों खरीदती। आइए बात करते हैं हाथ में मौजूद अजीब लोगों के बारे में। जागने के बाद स्तब्ध इन अजीब लोगों से झाओ यी और अन्य लोगों ने पूछताछ शुरू कर दी। अरे लड़के, उस संप्रदाय का नाम क्या है और तुम्हारा मूल स्थान कहाँ है? त्यानजियाटों के एक कर्मचारी ने बिस्तर पर लेटे हुए अजनबी को देखा और पूछा। लेकिन ये लोग स्वयं विभिन्न संप्रदायों के गुप्त रूप से संस्कारित शिष्य हैं, इसलिए वे एक दूसरे को अपनी जानकारी कैसे बता सकते हैं? उन्होंने मूल रूप से चुप रहना चुना और उस बदबूदार चेहरे के साथ कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। लड़का, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुमने मेरी बात नहीं सुनी, है ना? यह मत सोचिए कि सिर्फ इसलिए कि आपने बुरा चेहरा बना लिया है, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। त्यानजियाटों कर्मचारी जो उससे पूछताछ कर रहा था, आगे बढ़ा और लड़के का कॉलर पकड़ लिया, घूर कर देखा। ओह, एलियन ब्यूरो मरीजों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। लड़के ने तुरंत किसी बदमाश का हुलिया दिखाते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया। आप, लानत है, सुश्री ने ऐसा क्यों नहीं किया? सू, तुम्हें वज्र से मार डालो। आप अभी भी सख्त होना चाहते हैं? हमारे निदेशक ने आपकी तस्वीरें आपके संप्रदाय के समूह को भेज दी हैं। देर सबेर आपका संप्रदाय आपको लेने के लिए किसी को भेजेगा। अब यदि आप यह नहीं कहेंगे तो समय आने पर आपको ये कहना पड़ेगा। अधेड़ उम्र के आदमी ने गुस्से से कहा। ये लोग बहुत चुप थे और मूलतः कोई भी कुछ नहीं बोलता था। जब वे बाहर निकले तो उन्हें चुप कराने का आदेश दिया गया होगा और उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी गई, भले ही उन्हें पीट पीट कर मार डाला गया हो। लेकिन क्या इसका कोई मतलब है? अंत में एलियन ब्यूरो को अभी भी उनकी जानकारी पता चल जाएगी। लगभग 1 घंटे बाद सू यून ने ली मेंग को बाहर भेज दिया। जब उसने येरेन ब्यूरो के किसी व्यक्ति को उसकी रक्षा करते हुए देखा तो उसे राहत महसूस हुई। वह अकेले येरेन ब्यूरो गई और झाओ यी से मिली। ये कैसा चल रहा है, श्री झाओ? क्या आपको इन लोगों के बारे में जानकारी मिल गई है? सू यून ने झाओ यी को देखते ही स्थिति के बारे में पूछा। झाओ यी ने अपना सिर हिलाया। मैं नहीं पूछ सकता, लेकिन चिंता मत करो, उनके बुजुर्ग 3 दिन से भी कम समय में लोगों को बचाने आएंगे। लेकिन मिस सू, आप कुछ ज़्यादा ही कठोर थीं। कई लोगों ने उन्हें लगभग नहीं बचाया। आपको जानना होगा, यदि वे आपके द्वारा बचाए जाते हैं, यदि आप उन्हें पीट पीट कर मार डालते हैं, तो वे निश्चित रूप से बदला लेंगे। झाओ यी ने याद दिलाया। लेकिन सू यून उदासीन दिखीं। मैंने पहले ही दया दिखा दी है। वे बहुत आगे बढ़ गए और मैं बहुत क्रोधित हूँ। मुझे लगता है कि इसे करना ही बेहतर है। आप अपना बचाव नहीं कर सकते। आप एलियन ब्यूरो के पास क्यों नहीं जाते और उन्हें मुझसे बात करने के लिए एक प्रतिनिधि भेजने देते हैं? मेरे करीब आने के लिए ऐसे शर्मनाक तरीकों का इस्तेमाल न करें। सू यून ने एक सुझाव दिया। झाओ यी एक पल के लिए स्तब्ध रह गए और गहरी सोच में पड़ गए, लेकिन झाओ यी को लगा कि समस्या को हल करने का एक और तरीका है। लगभग 3 महीने बाद एलियन वर्ल्ड वुडान पर्वत में एलियन दुनिया पर एक सम्मेलन आयोजित करेगा। संपूर्ण जिया साम्राज्य की विदेशी दुनिया भाग लेगी।
यदि आप वास्तव में समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। झाओ यी ने एक सुझाव दिया। एक अजनबी के रूप में झाओ यी नहीं चाहते थे कि सू यून कुछ ऐसा कहे जो नहीं कहा जाना चाहिए, लेकिन वह इस तरह जारी नहीं रख सके। कोई समाधान तो होना ही था। दूसरी दुनिया में ताओवाद पर सम्मेलन। ये किस लिए है? सू यून उत्सुक थी। हाँ, हम और क्या कर सकते हैं? आइए मार्शल आर्ट में प्रतिस्पर्धा करें। झाओ यी मंद मंद मुस्कुराए। झाओ यी का मतलब यह है कि यदि आप वास्तव में नहीं चाहते कि लोग आपको परेशान करें तो एलियन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में जाएं और सभी संप्रदायों की सभी विदेशी दुनिया को साफ करें और फिर देखें कि क्या वे आपको फिर से परेशान करने की हिम्मत करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि मैंने इस सम्मेलन में भाग लिया। वैसे 3 महीने में विशेष दिन कब है? सू यून सीधे सहमत हो गई। विशिष्ट समय अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है, लेकिन यह निश्चित रूप से 3 महीने बाद होगा। अभी मार्च यानी जून का महीना चल रहा है। यदि आप वास्तव में जाना चाहते हैं तो आप मेरे साथ आ सकते हैं। झाओ यी ने एक अजीब मुस्कान के साथ कहा, लेकिन सू यून ने झाओ यी की भयावह मुस्कान से कुछ साजिश पकड़ ली। अनुमान लगाने के बाद वह झाओ यी के पास पहुंची और मुस्कुराते हुए पूछा, श्री झाओ, क्या आपके पास कुछ है? मुझे इस विदेशी विश्व सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहने के व्यक्तिगत कारण क्या हैं? झाओ यी ने भ्रमित होने का नाटक करना जारी नहीं रखा। इस विदेशी विश्व सम्मेलन का आयोजन स्वयं विदेशी दुनिया द्वारा किया जाता है। हम विदेशी दुनिया हमेशा उनके इस तरह की अवैध गतिविधियों में शामिल होने का विरोध करते रहे हैं, क्योंकि हर बार जब वे इस गतिविधि में शामिल होंगे तो वे बहुत परेशानी पैदा करेंगे। हर बार हमें अपने विदेशी बयूरों का अंत मिटाना पड़ता है। इसके अलावा ये वुडांग पर्वत जियांगजू शहर के विदेशी मामलों के बयूरों के अधिकार क्षेत्र में है। यदि आप उन सभी को डरा सकते हैं और कोई भी परेशानी नहीं पैदा करता है तो हर कोई खुश होगा। झाओ यी ने अपना उद्देश्य बताया। सू यून समझ गई कि उसे एक ठग के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला है। हालांकि इस बार सू यून एलियन बयूरों के लिए एक ठग के रूप में काम कर सकता है। ठीक है, लेकिन जब समय आएगा तो मुझे मौज मस्ती के लिए किसी को लाना होगा, क्या ये ठीक रहेगा? सू यून ने फिर पूछा। झाओ यी को पता था कि सू यून किसकी बात कर रही थी। कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आपका दोस्त एक सामान्य व्यक्ति है, आपको उसे गुप्त रखना होगा। झाओ यी ने भी याद दिलाया। इस समय वे दोनों बुरी तरह हंसे, मानो वे 2 लोमड़ियां हों जो बुरी तरह हंस रही हों। आइए बात करते हैं वांग लिंग के बारे में। सू यून ने सुबह उसे बहुत सारी बातें बताईं और अब उसके दिल में खुजली महसूस हो रही है और वह शांत नहीं हो पा रहा है। वह अपने मोबाइल फ़ोन के साथ अपने विला में घूमता रहा, अंत में एक गहरी सांस ली और फिर चैट सॉफ्टवेयर का उपयोग करके दूसरे व्यक्ति को जोड़ा। इस समय लियू मेई और अन्य लोगों ने जियांगजू शहर नहीं छोड़ा था। कल की व्यस्त रात के बाद वे अभी भी सो रहे थे, लेकिन इस समय लियू मेई ने अचानक अपने कानों के पास सेल फोन की घंटी सुनी, इसलिए उसने सहजता से सेल फोन को छुआ और फिर उस पर नजर डाली। देखिए, यह अजीब है, किसने मुझे मित्र के रूप में जोड़ा? लियू मेई एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। आपको पता होना चाहिए कि वह कभी भी अपना फ़ोन नंबर उन लोगों को नहीं देती है जिन्हें वह नहीं जानती है, इसलिए उसने संदेह के साथ दूसरे पक्ष के मित्र आवेदन को स्वीकार कर लिया। दोस्तों को जोड़ने के बाद लियू मेई ने पूछा, तुम कौन हो? आपने मुझे क्यों जोड़ा? लियू मेई ने टाइप किया और पूछा। दूसरे छोर पर वांग लिंग इस समय थोड़ा अधीर था। कुछ समय तक उन्हें नहीं पता था कि दूसरे पक्ष को कैसे जवाब देना है और लियू मेई के पास ज़्यादा धैर्य नहीं था। ये देखकर कि दूसरे पक्ष ने कोई उत्तर नहीं दिया, उसने एक धमकी टाइप की। यदि आप यह नहीं कहेंगे कि उसे नीचे खींचो तो मैं उसे एक मित्र के रूप में हटा दूंगा। इन शब्दों ने वांग लिंग को असहाय बना दिया। नहीं, मैं हूँ। तुम वही लड़की हो जो कुछ रात पहले मेरे घर में घुस आई थी? लियू मेई, ठीक है। वांग लिंग केवल अपनी पहचान बता सका। लियू मेई ने इस जानकारी को देखने के बाद वह लगभग बिस्तर से लुढ़क गई क्योंकि यह बहुत अचानक था। मैं जा रहा हूँ। इस आदमी ने मुझे कैसे ढूंढ लिया? लियू मेई की अभिव्यक्ति बहुत कठोर थी। पिछले कुछ दिनों में जब उसने जानकारी चुराने के लिए उस दिन वांग लिंग को चूमने के बारे में सोचा तो उसे असहजता महसूस हुई। आखिरकार यह उसका पहला चुंबन था। भले ही मिशन के लिए इसकी आवश्यकता थी, फिर भी यह उसका पहला चुंबन था। वांग लिंग उत्तर पढ़ता रहा, लेकिन दूसरे पक्ष ने लंबे समय तक उत्तर नहीं दिया, जिससे वांग लिंग फिर से चिंतित हो गया। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह बहुत सीधा था। लियू मेई ने अपनी मानसिकता को समायोजित करने के बाद फिर से उत्तर दिया, यह आप ही हैं, आप ही वह व्यक्ति हैं जो सीनियर सू के साथ रहते हैं, है ना? तुम्हें मेरा फ़ोन नंबर कैसे पता चला? लियू मेई ने पूछा। वांग लिंग ने निर्णायक रूप से सू यून को बेच दिया। सू यून ने मुझे आज सुबह बताया। उसने कहा कि उस रात तुमने मेरे साथ ऐसा किया, हे। वांग लिंग ने शर्म से उत्तर दिया। वे सभी वयस्क थे। जब लियू मेई ने वांग लिंग का उत्तर पढ़ा तो वह शर्मा गईं। उसे अचानक समझ आया कि सू यून उसका फ़ोन नंबर क्यों चाहती थी। अरे बकवास नहीं, सू यून ने सब कुछ क्यों कहा?
उसका क्या मतलब था, और आपने इस आदमी को मेरे साथ क्यों आने दिया? लियू मेई थोड़ा भ्रमित थी, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद उसने एक साहसिक अनुमान लगाया, यानी सू यून ने खुद को वांग लिंग के साथ मिलाने का इरादा किया था। क्या ये सही नहीं है? ये सू यून मुझे अपने इस दोस्त से मिलाने की कोशिश कर रही है। जितना अधिक लियू मेई ने इसके बारे में सोचा, वह उतनी ही अधिक अपमानजनक हो गई। लेकिन तुरंत वांग लिंग ने एक और संदेश भेजा। अच्छा, वह मेरा पहला चुंबन था। जब मुझे इसके बारे में पता चला तो मैं जल्दी में पड़ गया। क्या आपके पास बाहर आने का समय है? मैं तुम्हें भोजन कराऊंगा। इस वाक्य ने लियू मेई को क्रोधित कर दिया और लियू मेई ने सीधे बात की। अरे, आपका क्या मतलब है? आपका पहला चुंबन क्या है? मेरा पहला चुंबन नहीं है। क्या आपको अब भी लगता है कि आपको नुकसान हुआ है? लियू मेई ने गुस्से में पूछा। वांग लिंग वहां पर लियू मेई की ओर से एक आवाज़ आती देखी और उसने तुरंत कुछ चिंता के साथ इसे खोला और सुना। जैसे ही मैंने इसे खोला, मुझे कुछ चिड़चिड़ी महिला की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ अच्छी है, लेकिन थोड़ी आक्रामक लगती है। ये मेरा मतलब यह नहीं है। मैं बस यही सोचता हूँ कि पहला चुंबन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा पहला चुंबन किसने छीन लिया। अगर मिलना नहीं चाहते तो भूल जाओ, बस इतना सोचो कि मैं बहुत ज़्यादा चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा। वांग लिंग को थोड़ा डर लगा जब उसने देखा कि दूसरा पक्ष गुस्से में है। लेकिन वांग लिंग की योजना एक विस्फोटक जलाने की थी। क्या आपका पहला चुंबन महत्वपूर्ण है? आपका मतलब है कि मेरा पहला चुंबन महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है? अरे, ठीक है, मैं आपका निमंत्रण स्वीकार करता हूँ। आप कहाँ हैं? मुझे अपना पता दें और मैं तुरंत आऊँगा। लियू मेयू, मुझे अधिक गुस्सा आता है। वैसे भी दूसरे पक्ष को पता होना चाहिए कि वह एक अजीब व्यक्ति है। उसे वहाँ जाना होगा और इस लड़के को एक अच्छा सौदा देना होगा। पिछली बार वह उसे सिर्फ इसलिए हराना चाहती थी क्योंकि जगह असुविधाजनक थी। इस बार उसे उसके साथ ईमानदारी से निपटने में सक्षम होना चाहिए। जैसे ही वह बोली, लियू मेई उठी, अपने कपड़े पहने, अपना चेहरा धोया और अपने दांतों को ब्रश किया और फिर चेहरे पर गुस्से के भाव के साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो गई। लियू मेई, आप क्यों जा रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि सीनियर सू को आपसे कुछ पूछना है? लियू मेई का दुखी रूप देखकर गुओ हाओ ने जल्दी से पूछा। निजी मामलों का उस महिला सू यून से कोई लेना देना नहीं है। लियू मेई के बोलने के बाद वह चली गईं। वह अब सू यून से बहुत असंतुष्ट है और उसके दिल में सारा सम्मान खत्म हो गया है। जहां तक वांग लिंग का सवाल है, वांग लिंग पहले से ही एक सफल व्यक्ति की तरह तैयार था और जोंगजियांग जिले के सबसे शानदार रेस्तरां में से एक में लियू मेई के आने का इंतजार कर रहा था। अरे दूसरे भाई, वह लियू मेई पहले ही मेरे निमंत्रण पर सहमत हो गया है। आप बहुत अच्छे भाई हैं। हम अलग रहते हैं और आप अभी भी मुझे मेरी प्रेमिका से मिलवाना नहीं भूल सकते। वांग लिंग अपनी हंसी नहीं रोक सका, लेकिन दूसरी तरफ सू यून, जो अपने निवास पर लौट आई थी, स्तब्ध थी। वह इतनी जल्दी आपके साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो गई? बिल्कुल नहीं। सू यून थोड़ा भ्रमित थी। सबसे पहले उसका इरादा लियू मेई और वांग लिंग को एक साथ लाने का था, लेकिन ये सिर्फ एक अस्थायी विचार था और उसने वास्तव में नहीं सोचा था कि वांग लिंग उसके साथ मिल सकता है। वैसे भी वह मुझसे मिलने को तैयार हो गई। वह बहुत सुंदर होनी चाहिए, है ना? वांग लिंग ने फिर पूछा। ठीक है, ये बुरा नहीं है। वह लंबी, आकर्षक, परिपक्व और स्त्रीत्व से भरपूर है। सू यून ने कुछ देर सोचा और फिर टिप्पणी की। वांग लिंग ने सू यून की टिप्पणियां सुनने के बाद अचानक उसकी नज़र खिड़की के बाहर लाल स्लिम फिटिंग ड्रेस पहने एक लड़की पर पड़ी। क्या वह लाल हिप हगिंग स्कर्ट पहनना पसंद करती है? वांग लिंग ने बेवजह पूछा। सू यून ने कुछ देर सोचा। लियू मेई ने बहुत सेक्सी कपड़े पहने थे। ऐसा ही लगता है। तुमने उसे पहले ही क्यों देख लिया? सू यून ने पूछा। अरे, मैं तुम्हें अब नहीं बताऊंगा। यह मामला बनने वाला है। भाई, मैं तुम्हें पूर्वजों की 8 पीढ़ियों के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं फ़ोन रख देता हूँ। वांग लिंग ने एक शब्द कहा और फ़ोन रख दिया। सू यून उलझन में थी, लेकिन उसे चिंता नहीं थी कि लियू मेई वांग लिंग को नुकसान पहुंचाएगी। लियू मेई ने वांग लिंग को पहले ही देख लिया था। जैसे ही उसने वांग लिंग को देखा, उसे याद आया कि उस रात क्या हुआ था। हालांकि जब वह नाराज़ थी तो उसके दिल में एक बेवजह उम्मीद भी थी। वैसे भी मैं नहीं बता सकता कि क्या हुआ। लियू मेई ने रेस्तरां में प्रवेश किया और वांग लिंग के पास आए। वांग लिंग भी बहुत घबरा कर खड़ा हो गया। उसके सामने वाली महिला सू यून जितनी अच्छी दिखने वाली नहीं हो सकती है, लेकिन ईमानदारी से कहें तो वह पूरी तरह से वांग लिंग जैसी बूढ़ी कुंवारी की इच्छाओं के अनुरूप थी। हेलो, मैं वांग लिंग हूँ। ये पहली बार है जब हम मिले हैं। वांग लिंग ने तुरंत अभिवादन किया, लेकिन लियू मेई ने अपनी आंखें घुमा लीं। क्षमा करें, ये पहली बार नहीं है जब मैं आपसे मिला हूँ। मुझे बताओ, आपने उसे क्यों पाया? लियू मेई अपने चेहरे पर कठोर भाव लेकर बैठ गई। लेकिन जहां तक वांग लिंग की बात है, जैसे ही लियू मेई वहां आए, वह उससे अपनी नज़रें नहीं हटा सका।
उस समय मेरे दिल में गहरा प्यार महसूस हुआ। मैं बस पूछ रहा हूँ, क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है? वांग लिंग के लिए भी ये किसी लड़की से बात करने का पहला मौका था, इसलिए उसे नहीं पता था कि कैसे बात करनी है, इसलिए वह केवल वही कह सकता था जो वह चाहता था।